तो प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन से खंड है? प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन से कालखंड? पाषाण और ताम्र पाषाण। ठीक है, तो पाषाणकालीन बस्ती, पाषाणकालीन बस्ती, 5 प्रमुख पाषाणकालीन बस्ती के नाम। नंबर 1, नंबर 1 कोई भी एक। हाँ, भीमबेटका, कोई भी एक। आदमगढ़। ठीक। अजय। हाँ? पल्लवरम कहां पर है ये? हम्म पय्यमपल्ली कहां पर है? तमिल क्या? तमिलनाडु। मास्की कहां पर है? संगनकल्लू कर्नाटका में। उतलूर, ठीक है, कर्नूल कर्नाटका के आंध्र प्रदेश। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन कोंडा कहां पर है? चिराद कहां पर है? बिहार में है। समझ आ रहा है ना? ये सब जगह का नाम है ये। अब भीमबेटका में कहां से? निम्नपुरा पाषाण काल से ये। यही है ना ये? ठीक है, निम्नपुरा पाषाण काल। क्या डिस्कस किए थे हम लोगों ने इस पर? क्या देखना है पहले इसमें? उनके कालखंड की बात किए थे ये। कालखंड के बाद किसके बात किया इसमें? मैंने जलवायु परिवर्तन की बात किया, मेन सेगमेंट इनमें से ये। उनके बाद फिर क्या है? उनके औजार और उनके हथियार, इसकी बात किया था। उसके बाद फिर क्या मिलेगा इसमें? उनके औजार और हथियार के साथ साथ क्या मिलेगा? इसका निवास क्षेत्र कहां पर मिलेंगे सब ये? नदी घाटी क्षेत्र में ये ध्यान रखना इस पर्टिकुलर इसमें ये। उसके बाद फिर किसके बात किए थे हम लोग? उनके जीविकापार्जन के तरीके, इनकी बात किए हैं। उसके बाद फिर क्या डिस्कस किए हैं? क्या उनका सामाजिक कुछ मान्यताएं हैं क्या उसमें ये? उनके बाद फिर क्या डिस्कस किए हैं? कला और उनकी संस्कृति, यही बात है ना ये। तो निम्नपुरा और मध्यपुरा और, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा, मान लो जो है कि 4 प्रमुख जो है पूरा पाषाणिक स्थलों के नाम बताइए, नाम गिनाइए, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना ये। ठीक है, तो क्या करना है आपको? नाम गिनाने के लिए कह रहे हैं ना, तो नंबर 1, 1 नंबर, ये 1 नंबर मतलब चलो पहले क्या नाम देंगे? ये भीमबेटका दे दिए, और आदमगढ़ दे दिए, यही नाम दे दिए, मास्की दे दिए, उधर कर्नूल और उधर पिकली हिल, यही आप जो दिमाग में आया। मगर हाँ, दिमाग में आने चाहिए कम से कम 4 नाम। निम्नपुरा के 4 नाम, और मध्यपुरा के 4 नाम, और उच्चपुरा के 4 नाम। ठीक है, समझा रहा है नहीं? अब क्वेश्चन इसी में पूछ दिया, तो उसमें क्या करेंगे आप? अब चारों में तो पूरे एक नाम नहीं लिख सकते ना, तो डिफरेंट डिफरेंट नाम थोड़ा सा रट्टे मार लेंगे ये। पहलगांव कहां पर है? पहलगांव कहां पर है? जम्मू कश्मीर। बुर्जहोम ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में ये। ठीक है, छठ दर्शन में सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि, ये यही है ना ये। न्याय दर्शन के प्रणेता, न्याय में कौन है? गौतम ऋषि। अहिल्या। ठीक है, ऐसे भी दिमाग लगा लेना है ये। ठीक है, महाभारत का संकलन किसने किया? वेद व्यास ने ये। किसने? वेद व्यास ने ये। रामायण किस लिपि में लिखे गया? कौन सी लिपि? कौन सी लिपि? ब्राही लिपि। ठीक है, दिमाग में है मगर शब्द बाहर आते नहीं है। ठीक है, मगर एग्जाम में तो जो है शब्द बाहर आने चाहिए ना, स्पष्ट रूप से ये। ठीक है, तो क्या है? ब्राही लिपि है। छत्तीसगढ़ में भी गोड़ी लिपि हुआ करता था, प्रयोग नहीं किए, क्या है? लुप्त हो गया। तो प्रयोग करना बहुत जरूरी है, केवल दिमाग में रहने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो और सबसे पुराना जो लिपि मानते हैं एक्चुअल में भारत में जो प्राप्त हुआ है वो कौन सा है? हड़प्पाई लिपि है। कौन सा है? हड़प्पाई। क्या है? किस 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 स्वरूप की लिपि है वो? उनका स्वरूप कैसा है? चित्र बना है। वो क्या है? चित्र बना है। क्या है? चित्रात्मक है ये। ठीक है, छठ दर्शन में कितने दर्शन? 6 दर्शन। ठीक है, जिसमें जो है केवल भौतिक बात को जो है महत्व दिया है, भौतिकता को महत्व दिया है। किस दर्शन में? किसमें? 4 वाक में है। साध वाद का संबंध किससे है?
स्यादवाद मतलब एग्जाम्पल कौन सा वाला है इसमें? स्यादवाद नहीं, चलो अनिकांतवाद। अनिकांतवाद, चार अंधे को अगर हाथी को अलग अलग हिस्से को पकड़ाएंगे तो क्या कहेगा? कोई सूपा है, कोई खंबा है, कोई झाड़ू है। यही है ना, जिनका जैसा दृष्टिकोण वैसा ही उनका बोल, यही होगा ना। एक ही चीज को देखने के कई तरीके हैं। भीमबेटका देख रहे हैं, कोई उनको कहेगा पता नहीं क्या बनाया है, कोई कहेगा इतना पुराना, विश्व की संस्कृति का हिस्सा बना देगा उसको वो। कौन सा? यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित करके। ये विश्व के लिए क्या है? धरोहर है। तो हमारे भारत के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए धरोहर है। शब्दों को महत्व देंगे ना इसमें तो समझ में आएगा ये किन किन बातों को बात कर रहे हैं। अब इसी में प्रश्न अगर ये पूछ दिया गया, मान लो ठीक है कि कला संस्कृति तो बता दिया है मैंने इसमें से, ठीक है, उनके औजारों का, या फिर ताम्र पूरा पाषाणिक बस्ती और ताम्र पाषाणिक बस्ती, ठीक है, इसको थोड़ा आगे से लेता हूं मैं कंटिन्यू में, तो समझना भी है हमें, पर थोड़ा समय और दो चार याद भी कर लेते हैं। और कुछ फैक्ट्स कहाँ गया? अब इसमें क्या है? प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था के नियमन के लिए नियम और आचार आचारों की संहिता किसमें? प्राचीन भारत में समाज को निर्देशित करने के लिए किसमें है? मनुस्मृति में। समझ में आया नहीं है? तो इस प्रकार से समझ लेना है कि क्वेश्चन पूछने के तरीके इस प्रकार के हैं। अब डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा कि मनुस्मृति की रचना किसने किया, स्पष्ट लिख रहा है मनुस्मृति रचना किसने किया है? मनु ने किया है। यही है ना, पहले प्रश्न ऐसे पूछे जाते थे इस तरह से, मतलब समानता जो है। अब प्रश्न ये नहीं आएगा कि कितने मनुस्मृति है, ये नहीं है ये, ठीक है। वो सत्यमेव जयते कहां से लिखा गया है? 50 बार नहीं, 1000 में पूछा होगा अलग अलग एग्जाम में, एक ही तो याद करना है ये, यही है ना, ठीक है, एक ही बातें है ये, मगर अब ये नहीं पूछेंगे वो, ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है ये। अब इसमें जो है ये तो भी ठीक है, ये तो आसान है, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा समझ लेना है, जय संहिता और सहस्त्र संहिता, ठीक है। महाभारत को भी अगर जानना है तो महाभारत में कितने पर्व है? 18 पर्व है ये। भगवत गीता में कितने अध्याय? 18 अध्याय। कितने अध्याय? 18 अध्याय। वो छत्तीसगढ़ पुलिस का ध्येय वाक्य, पुलिस छत्तीसगढ़ पुलिस का ध्येय वाक्य रखे हैं, कौन सा वाला ही? यदा यदा ही धर्मस्य का आधा ही श्लोक, कौन सा? परित्रणाय साधु नाम। आधा रखेंगे तो फिर काम कैसा होगा, ठीक है। हाँ, एक और है सूत्र। इसमें क्वेश्चन पूछते हैं इनमें से, ये कैसे पूछेंगे इसमें? अब कभी इस मेंस में क्या क्वेश्चन पूछ देंगे कि भारतीय वैदिक साहित्य में सूत्र ग्रंथों के नाम लिखिए, बोलते हैं ना कि निकायों के, बौद्ध धर्म से संबंधित निकायों का नाम लिखिए, ठीक है। प्रश्न ये पूछा गया था 2020 के मेंस में ये, ठीक है। अब नाम याद नहीं है तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पर ऐसे थोड़ा सा फैक्चुअली आपको दिमाग में रखना है ये। जैसे कैसे कह रहा हूं मैं कि वैदिक साहित्य में सूत्र, अब 4 वेद तो जानते ही हैं, वो नहीं पूछेंगे एग्जाम में ये, ठीक है। क्या पूछेंगे? वैदिक साहित्य में सूत्र, 4 सूत्र। कितने सूत्र? उनके सूत्रों के नाम लिखिए। तो क्या है? श्रुत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। त्रिपिटक की बात की थी हम लोगों ने, एग्जाम में पूछा है ऑलरेडी ये। त्रिपिटक को नाम और उसके विषय वस्तु को समझाइए, ठीक है। 3 बात किए थे ना हम लोगों ने भी ये, ठीक। तो वैसे त्रिपिटक में नंबर 1 कौन सा है? अच्छा कहेंगे तो क्या है? पहले में कौन है? सुत्त पिटक, जिनमें क्या है? भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन किसने किया था? आनंद ने किया, यही है, ठीक है। और उसके बाद फिर समझ में आ रहा है ना जो कह रहे हैं इसके में फैक्चुअल है, मगर 2 नंबर आपको यही से मिलने वाले हैं। 44 क्वेश्चन आने हैं ना, 44 नंबर के 22 क्वेश्चन। तो एक है क्या? सूत्र, श्रुत सूत्र, ठीक है। इनमें जो है क्या है? ब्राह्मण गणों वर्णित जो वैदिक जो अग्नि में किए जाना यज्ञ, उसमें अनुष्ठान का वर्णन है, किसमें? श्रुत सूत्र में। एक क्या है? गृह सूत्र में। अब गृह सूत्र है तो स्वाभाविक है इसी में क्या है? वो 8 प्रकार के विवाह करने की, नहीं बचपन से बात करता हूं मैं पहले, क्या है? संस्कार, ठीक है। गर्भधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि तक कितने संस्कार?
है 16 संस्कार। ठीक है, 16 संस्कार, ठीक है, और कितने श्रृंगार। हाँ, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। ये तो विवाह व्यवस्था वाला हो गया। अच्छा, विवाह कितने प्रकार का? 8 प्रकार के विवाह ये, ठीक है। ये सब जितने भी है ये इस प्रकार से। ये इसमें उपनयन वाला है, नामकरण भी है। उपनयन मतलब क्या है? वैसे वो रस्सी बांधते हैं, क्या बोलते हैं उनको? जनेऊ। तो जनेऊ संस्कार उसे बोलते हैं उपनयन, ठीक है। तो संस्कार अनुसार के नाम भी थोड़ा सा रट्टे मार लेंगे कुछ हद तक। ये अब विवाह को याद करने की आवश्यकता नहीं है, छत्तीस जनजाति पढ़ेंगे उसमें काफी सारे याद करेंगे ये, ठीक है। धर्म सूत्र, धर्म सूत्र नाम स्पष्ट लिखा है। ये किसके बारे में है? ये धर्म के बारे में। धर्म क्या अर्थ इसी में बताया है सबसे प्रारंभिक समय में। ये तो धर्म का मतलब भगवत गीता में भी बताया गया है धर्म का मतलब। और यहां पर इसमें पर्टिकुलरली क्या है? धर्म का मतलब बेसिकली क्या है? वो एक दायित्व है, कर्तव्य है ये, ठीक है। और भारत की जो है जो वैदिक परंपरा है और उसके बाद भी जो अन्य जो सामान्य समाज सुधारक भी हुए और जो संत भी हुए, सबने धर्म का मतलब क्या है? कर्तव्य और दायित्व से है। धर्म का संबंध कहीं भी जो है इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम इससे नहीं रहा है। समझ में आ रहा है ये? तो धर्म सूत्र में किसकी बातें है? इसमें 4 वर्ण। 4 वर्ण जो कहते हैं ना, वर्ण, ये वर्ण शब्द की उत्पत्ति है। वर्ण शब्द जो है, वर्ण जो है, वर्ण समाज का जो है कितने प्रकार के वर्णों में विभाजन? समाज के विभाजन कितने वर्णों में? 4 वर्ण कहते हैं ना। तो ये जो वर्णों में विभाजन किया गया है, भगवत गीता में ऐसा कहते हैं श्री कृष्णा, क्या कहते हैं? कि व्यक्ति के जो है, जो उसमें उनके जो गुण है, व्यक्ति के जो गुण, और व्यक्ति में गुण कितने प्रकार का? कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ये नंबर 1 सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण, यही है ना ये, ठीक है। एक जो तत्व है, तत्व क्या? परमाणु। परमाणु में क्या क्या होता है? ये केंद्र में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बाजू में इलेक्ट्रॉन, यही है। कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव और कुछ न्यूट्रल। बेसिक तो यही कहता है ना। जब हम विशेषिक पढ़ेंगे, इसमें है ना विशेषिक दर्शन, प्रतिपादन किसने किया था? छठ दर्शन में कणाद ने। परमाणुवाद मुख्य परीक्षा की हिस्सा है, प्रीलिम्स में तो ऐसे चलते चलते पूछते हैं ये, ठीक है। तो उसमें भी सेम बातें हैं। तो कहते हैं कि इसमें सत सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण, इनमें जिसकी प्रधानता और जिसकी थोड़ी कमी के बेसिस पर व्यक्ति का उनका स्वभाव बनता है, उसके अनुरूप वहां काम करते हैं। उस आधार पर, मतलब किसके आधार पर? कर्म के आधार पर समाज को कितने वर्गों में बांटा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और, समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? मगर आगे चल करके यही जो है, आगे चल करके यही जो कर्म के आधार पर समाज का विभाजन किया गया था, जिसमें लोग आ जा सकते थे, ऊपर नीचे होते रहते थे, राइट। पसंद आया तो पढ़ा दिए, पसंद नहीं आया तो फिर जाकर समोसा बना ऐसा भी है ना। मतलब काम को बदल, रुचि के अनुसार। समझ रही इसका मतलब? मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मगर आगे उसमें क्या है? कठोरता आ गया, जटिलता आ गया। इस पूरे वर्ण का आधार क्या बन गया? जन्म। जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था। वहां विशेष अधिकार और अधिकारहीन। समाज के यहां से क्या है? असमानता। यही से हुआ ना एक तरह से ये। तो ये इसका ये सब बताने वाला कौन है? ये कौन है? 4 वर्ण। आश्रम व्यवस्था समाज को अनुशासित, व्यवस्थित, प्रबंधित करने के लिए तो बताना है। अगर पूछेंगे आश्रम व्यवस्था क्या है, तो हमें यही बताना है ये, ठीक है। और पुरुषार्थ एक टर्म से भी यूज होता है। पुरुषार्थ होता है ना, ये पुरुषार्थ मेरे से पूछता है, दर्शन शास्त्र में पूछा है, समाज शास्त्र में पूछा है। समाज शास्त्र में पुरुषार्थ तो बड़ा सब्जेक्ट टॉपिक है वो पुरुषार्थ। उसमें पूछता है धर्म से आप क्या समझते हैं, अर्थ से आप क्या समझते हैं, और काम से आप क्या समझते हैं, और मोक्ष की अवधारणा क्या है। समझ में आ रहा है? ये प्रश्न पूछने के ये तरीके हैं ये। और इसमें सिलेबस जो है कई सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई है, तो उनको जो है एक साथ इंटीग्रेट करके थोड़ा सा आपको समझना है ये, ठीक। इसी क्रम में जो है शुल्क सूत्र, क्या है? शुल्क सूत्र। शुल्क सूत्र में क्या है? वेदी निर्माण की रीति है। मालूम है वेदी? वेदी समझते हैं ना ये, ठीक है। शादी ब्याह भी होता है तो भी वेदी तो बनाया जाता है ना। तो भी क्या है? 7 जन्म तक साथ रहेंगे, यही है ना। 7 जन्म तक, पहले जन्म में सुधारेंगे, 6 जन्म में कम से कम ठीक वाला मिलेगा। समझ में आ रहा है ना ये?
ठीक है, तो वेदिक मतलब क्या हुआ, वो अग्निवेदी की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, अग्निकुंड को पवित्र माना जाता है, मतलब कोई अभी मंदिर नहीं है, मतलब कोई मंदिर नहीं है। इसका मतलब सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में, सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में या फिर सरस्वती सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में नदियों के किनारे इस प्रकार से अग्नि कुंडों का मिलना ये स्थापित करता है कि इस तरफ हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति लगभग समानांतर कालों में विकसित हुई है, समानांतर कालों में चलती रही है। इसीलिए लोथल में भी क्या है, अग्निकुंड है, कालीबंगा में भी अग्निकुंड है, जबकि ये दोनों किसके स्थल है, किसकी स्थल है ये, सिंधु घाटी नदी सभ्यता के स्थल है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं, ये तो चीजों को दिमाग खुले रखना है तो यहां पर आएगा कि वैदिक और हड़प्पा में समानता के तत्वों की पहचान करें। बता देना यहां भी घोड़ा था, अस्थि पंजर मिला है, यहां तो घोड़ा महत्वपूर्ण था रथ में, और कुछ तो घोड़े में बैठ कर दौड़ते थे, यही था ना ये सब इसमें से। तो ये समानता के तत्व देखना है ये। अब इसमें अब ये देखना है आपको, ये पाषाणिक संस्कृति और इस तरफ कौन सा ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ठीक है, तो दोनों में जो है समानता के तत्व और असमानता के तत्व। ताम्र पाषाणिक संस्कृति जो है कैसे जो है पाषाणिक संस्कृति से भिन्न थे, कैसे भिन्न थे, नंबर 1 बता दो। पहली बात है क्या बताएंगे ये, पहली बताएंगे क्या बताएंगे, ये जो है केवल पत्थर का प्रयोग करते हैं। इनके औजार उपकरण जितने भी सब गिनाना है सब गिना दीजिए, सब गिना दीजिए उनको। उनके बर्तन, पानी पीने के जो है बर्तन है वो जो है पत्थर के बने हैं, ये तो मिट्टी ही बस प्रयोग कर लिया है, जबकि इनके तांबे के बना सकते हैं। ठीक है, अब तांबे की इसका मतलब ये है कि ये धातु युग है और ये क्या है, पाषाण युग है, ये अंतर है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। ठीक है, इसके साथ साथ ये खेती तो ये भी करता है, ये भी खेती करता है ये। ठीक है, मगर दोनों की खेती करने के तरीके में फर्क है। ठीक है, उनके जो औजार और जो हथियार बने हैं उसमें फर्क है। राइट, इस तरह से ये प्रश्न ऐसे पूछे, समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। ठीक है, मुझे उसको लिखवाना पड़ेगा क्या, अलग से मुझे लिखवाना पड़ेगा, तो समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से ये। मैं क्वेश्चन दूंगा लास्ट में, मुझे याद दिलाना। ठीक है, कि इस प्रकार से क्वेश्चन तो उसको लिख कर आएंगे आप लोगों को। ठीक है, और पर्टिकुलरली अगर पूछा गया मान लो, तो भी डिस्कस कर चुका हूं मैं कैसे लिखना है ये। जैसे एग्जांपल किसके लिए लिया था मैंने, भीमबेटका का एक लिखा ना, बताया था मैंने इनमें से ये। अब भीमबेटका की जैसा अगर ठीक है, बाकी औरों को राष्ट्रीय महत्व के इस तरह नहीं दे रखा है, विश्व विरासत सूची में सम्मिलित नहीं भी किया गया है, तो भी तो बता सकते हैं, तो भी बता सकते हैं। तो बताएंगे क्या उस पर आप, पर्टिकुलर भारतीय उपमहाद्वीप में कोई भी क्षेत्र ले सकते हैं, ये भी नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में, लेकिन इस तरफ तापी नदी घाटी क्षेत्र में, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में, प्रवरा नदी घाटी क्षेत्र में, तुंगभद्रा नदी घाटी क्षेत्र में, उस तरफ कृष्णा नदी घाटी क्षेत्र में, महानदी घाटी क्षेत्र में, सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में, बेलन नदी घाटी क्षेत्र में, उधर समझ रहे हैं सोहन नदी घाटी। ठीक है, जितनी भी घाटी नहीं आ रहा है तो फिर कुछ भी नाम बना करके अपना नाम लिख दीजिए साइड में छोटा से और लिख दीजिए, उनको पता ही नहीं होगा तो क्या है, ठीक है, नाम का नदी होगा। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये। ठीक है, पर पहले क्या देखते हैं दिमाग में, नदी घाटी, जो कुछ ही शब्दों तो है, 30 शब्द ही तो लिखना है। ठीक है, सुबह से लेकर बचपन से लेकर आज तक इतने सारे शब्द है, उन्हीं में से कुछ भी नहीं समझ में आया तो भी जो कुछ सम्मान के लिए नाम लिख दो वहां पर, यही है ना ये। तक्षणी है, जानते हैं, कुछ नहीं आया तो फिर कुदाली है, हंसिया है, बौसला है, बिन्ना है, लकड़ी के बने हुए, पत्थर के बने हुए, ठोकने वाला कुठार है। ठीक है, यही तो कर देना है एक्चुअल में वो। ठीक है, अब तकनीकी परिवर्तन बताना है आगे, तो उसमें हाँ उनको तराश का थोड़ा सा अब उनको चिकना बना दिया गया। पत्थर पहले बलुआ टिप के पत्थर प्रयोग किया, बाद में उनको थोड़ा सा पत्थर चेक करके कठोर वाला पत्थर, चकमक पत्थर, समझ आ रहा ना, ये पालिशदार करके हथौड़ा को उनको इस तरह से। तो ये देखो समझाने के तरीके हैं एक्चुअल में, वो बताने के लिए शब्द कम नहीं होना चाहिए आपके पास में, बस उनको यूज कर रहे हैं आपको वो, बस जो जिस पैटर्न को बता रहे हैं आप वो दिमाग में वो रहे कि मां इसमें मैंने क्या क्या बातें की है। समाज के बारे में जब बात करेंगे, कोई भी समाज के बारे में, तो पहले सबसे पहले क्या बात करेंगे, समाज का स्वरूप कैसा है, उनमें उसमें उसके उसके जो है संगठन कौन कौन से है, उसकी बनावट कैसा है, समाज में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संबंध कैसा ही साबित करता है, समझा रहा ना ये। तो ऐसे कुछ कुछ बेसिक बातें होती है। ठीक, ये समझना है एक्चुअली हमें। अब उसके बाद बता चुका हूं मैं ये सब, आगे बढ़ चुके हैं इसमें। अब ये मैं अगली क्लास में फिर पूछूंगा 4 सूत्रों के नाम और इसमें क्या दिए हैं, ये तो बता दिया हूं मैंने। ठीक है,
एक ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं, वहां से लिख लेंगे। आगे का थोड़ा ठीक नहीं बन पाया है इसमें, इसलिए छोड़ दिया था इनको मैंने। अब इसमें कुछ एक दो जल्दी चलते चलते ये भी नाम याद कर लो। यही से स्थल के नाम है, ये नीचे साइड में थोड़ा ठीक रखा है ये। हाँ, पहलगांव कहां पर है? कश्मीर में। ठीक है, ऐसे भी थोड़ा सा लिखेंगे। देखो अगर प्रश्न पूछा पहलगांव के बारे में, प्रश्न पूछा, या फिर चल देखिए भीमबेटका का एग्जांपल रखा हूं मैंने, थोड़ा बस नाम ले रखा हूं मैंने यहाँ पर। ठीक है, मगर जैसे कि जो है इसमें पहलगांव के बारे में पूछ दिया, या फिर कुंभकराल, गुप्तकाल सॉरी, गुप्तकाल पूछ दिया, तो लिखने के तरीके क्या होगा? सबसे पहले क्या बता देंगे? पटना उस गांव के बारे में पूछ, उस स्थल के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो क्या बता देंगे कि ये क्या है? प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है, प्रागैतिहासिक कालीन पाषाणिक स्थल है। ठीक है, जिसके क्षेत्र में जो है कौन संस्कृति? ताम्र पाषाणिक संस्कृति, जो इस नदी घाटी के किनारे, जो वर्तमान में भारत के जो है जम्मू कश्मीर राज्य में इस पर्टिकुलर जिले में। 15 शब्द तो यही हो गया, यही हुआ ना। ठीक है, उसके बाद फिर 1 2 3 और उसमें क्या मिले हैं वो बता दीजिए, हो गया 30 शब्द। ठीक है, मतलब पूरी हर एक स्थल को रिटर्न नहीं मारना है, ये कुछ भी नाम नहीं आया तो क्या है, ऐसे ऐसे घुमा घुमा करके जो लास्ट में बता देना कि हाँ ये ऐसा था। ठीक है, आधा तो प्रश्न जो पूछा है उसी को लिखेंगे, समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, वैसे क्या है, हथनौरा ये कहां पर है? मध्य प्रदेश। मगर हाँ, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि हथनौरा मतलब जब भी बात कर रहा हूं मैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। रंगपुर कहां पे बात है ये? रंगपुर देसरपुर कहां पर है? गुजरात में। आप लोग घर में नहीं पढ़ते इनको क्या? याद होता है एक्चुअली? ठीक है, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा एक्चुअल में वो। रंगपुर देसरपुर कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, धौलावीरा कहां पर है? धौलावीरा सफेद कुआं कहां पर? गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान में, ये राखीगढ़ी हरियाणा में, ये बनावली हरियाणा में, ये बनवाली कहां पर है? राजस्थान और वो हरियाणा में। और मेहरगढ़ उधर उत्तर पाकिस्तान वाला, बलूचिस्तान वाला जो है, बलूचिस्तान प्रांत में है ये। ठीक है, आलमगीरपुर यूपी, मेरठ मांदा जम्मू कश्मीर। ठीक है, दाहिमाबाद महाराष्ट्र, अहमदनगर, इमाम गांव है नीचे, नीचे में कौन सा वहीं पर है? इमाम गांव। लोथल तो जानते हैं ऑलरेडी ये। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा वो जहाज का संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है? लोथल में। पल्लावरम मद्रास तमिलनाडु। लोहदा नाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, यूपीपीएससी में कई बार पूछा गया है, ये बहुत उत्खनन हो रहा है यहाँ पर। ये कहां पर है? लोहदा नाला कौन सा? बेलन नदी घाटी में, जो कहते हैं ना बेलन नदी घाटी, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, सरगुजा के थोड़ा सा बलरामपुर और ऊपर वाला हिस्सा, वहीं पर बेलन नदी घाटी। और साइड में देखें तो कौन सा नदी उस तरफ जाएंगे आगे? रिहन नदी हमारा, ये है ना, रिहन नदी उसी क्षेत्र का है ये, आगे बढ़ करके ये। ठीक है, और नेवासा वही पर साइड में चिरकी है जगह का नाम। ये बहुत, ये नेवासा जो है जब मैं एग्जाम दे रहा था सिविल में, तब उस समय भी पूछा गया था ऑलरेडी ये नेवासा। तो नेवासा कहां पर है? महाराष्ट्र। और ये बस ऐसे कूट मिलाने के लिए पूछा गया है। ये पीसी 2022 के क्वेश्चन देखे ना, क्वेश्चन जो है ए या बी सेट में जो है पहले ही क्वेश्चन था इस प्रकार का। ये चारों जो है 4 नाम स्थल दे रखे, उधर अलग अलग क्षेत्र दे रखे हैं। ये पहले क्वेश्चन देख करके समझ में आया, तो खैर मुझे तो आ ही गया, बाकी लोग जो है होश भी उड़ गए, तो कोई इसको पढ़ते नहीं है, कोई सब इतिहास के हिस्सा समझते नहीं है। क्योंकि भारत की इतिहास शुरुआत कहां से होता है? यहीं से होता है। ये अलग बात है कि भारत के संविधान में इतिहास की शुरुआत हो रहा है करके उसने बैल को वहां पर पहली भाग में रख दिया। पता हो तो फिर तुम भीमबेटका को रखते। मेरी गलती नहीं है, वैसे बता रहा हूं बस ये। ठीक है, लंगनाच कहां पर है? गुजरात। बागोर कहां पर? ठीक है, एक बागोर, एक जगह का और नाम कौन जानते हैं? नागौर। देखो इसे दिमाग में रखना है एक्चुअल में वो। तो बागोर कहां पर? राजस्थान। तो बागोर राजस्थान का मतलब कौन सा? भीलवाड़ा। कोठी नदी है। अब कोठी नदी तो बहुत छोटी नदी है, ठीक है, कोठी तो बहुत छोटी नदी है ना, मगर आपको ध्यान रखना है एक्चुअल में वो कोई कोई छोटी नदी। ठीक है, तो छोटी नदी मतलब कौन सा? वहीं पर कौन सा नदी है? बनास नदी भी है। कौन सा है? बनास। ठीक है, जानते हैं ना, ये बनास नदी थोड़ी बड़ी नदी है। फिर आगे चलकर इधर जाएंगे तो फिर क्या है? माही नदी इसी क्षेत्र में है ये। यही आसपास में प्रभास, प्रभास तो निचले निचले हिस्से में आएंगे तो वो राजपूताना और सौराष्ट्र क्षेत्र में। ये कौन सा आएगा? प्रभास, गुजरात वाले में।
ठीक वहीं पाटन भी है, ये सब स्थल है ये। तो जब बार बार सुने पढ़ेंगे आप तो फिर वो चीज आपके दिमाग में ऐसी आएगा। ठीक है, अब ये सब ऐसे है। तो लंगनाथ कहां पर है? गुजरात। बालोद का बागौर कहां पर है? राजस्थान में ये। ठीक है, अब इसमें जैसे कि ये जो एक नाम है ये HD सांकलिया, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पुरातत्वशास्त्री है छत्तीसगढ़ भारत में ये में। तो ऐसे कुछ कुछ पुरातात्विक को शास्त्रियों का नाम भी ध्यान रखना है आपको। वो कुछ जो आर्कोलॉजिस्ट हुए ना, तो उनको भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि इसमें हड़प्पा में जो पढ़ेंगे तो उसमें तो उदयराम साहनी, महादास स्वरूप वत्सी, तो ऐसी नाम याद आ जाएगा। दो नाम तो ऐसे ही है ना ये। अब उधर फिर अलेक्जेंडर, वो अलेक्जेंडर तो नहीं, वो कनिंघम भी याद आ जाएगा, एंडरसन भी याद आ जाएगा, समझा ना ये। तो ऐसे कुछ कुछ नाम है जिनको याद रखना है ये। ठीक है, अब इससे जो है कॉमन चीज जो है आपके दिमाग में निकल जाएगा, कई बातें इनमें से ऐसे ही याद रहेंगे। ठीक है, लंगनाथ कहां पर? गुजरात में। सरायनहर बहुत बताया था मैंने, यूपी में। वो एक दमदम, दमदमा, दमदम भी है, पश्चिम बंगाल में है वो, कोलकाता। दमदमा मेट्रो स्टेशन है, पहले विकसित किया गया था ये। ठीक है, तो क्या है? सरायनहर राय। फिर क्या है? महादहा। ठीक है, आदमगढ़ तो बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, एडम ब्रिज, आदम ब्रिज कहां पर? राम सेतु कहते हैं ना, उनको पहले आदम ब्रिज कहते थे। पंचमढ़ी, ये बताया था एग्जांपल मैंने, कौन सा? पांडु गुफा वाला। ठीक है, बुर्जहोम, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कई बार पूछा गया है, और पूछने का कारण क्या है? इसकी महत्ता है। ठीक है, इसकी महत्ता है ये। अच्छा, इसमें महत्ता, अब इसमें कोई भी स्थल का जो है महत्व पूछ दिया, उनका महत्व। ठीक है, तो महत्व क्या बताएंगे? नहीं वो तो ठीक है, वो दूसरी बात है। महत्व बताएंगे ये एकदम, ये कैसा स्थल है? ये एक ऐसा स्थल है जो किस काल का है? ऐतिहासिक काल का है। प्रश्न पूछे है, उससे ही उनको थोड़ा सा समझ में आ रहा नहीं है, उल्टा बताना है एक्चुअल में। वो महत्वपूर्ण इसलिए है ये इसलिए महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि ये प्रागैतिहासिक काल के है। और प्रागैतिहासिक काल का मतलब ये उस कालखंड का है तब जब मानव के आदिम स्वरूप है, आदिम जीवन है। देखो एक एक शब्द को कैसे महत्व देना है। मैंने कुछ नया शब्द प्रयोग किया क्या? नहीं, बस उस शब्द को खेलना है एक्चुअल में आपको। वो बाकी लोग उस शब्द को छोड़ देते हैं, इसका आपका मतलब है प्रागैतिहासिक काल सिलेबस का पहला हिस्सा है, मगर उसी को महत्व नहीं देते हैं। ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? समझ में आ रहा है? ये सिलेबस को इसलिए याद रखना चाहिए। बाकी सिलेबस को देखेंगे तो लगता है सब कुछ उसमें, उसी में पूरा कई उत्तर उसी में समाहित है ये। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक महत्व के स्थल है ये क्या है? भारत में जो है मानव जीवन के प्राचीनतम साक्ष्य हमें यहीं से मिलते हैं। हमें यहाँ ज्ञान प्राप्त होता है, हमें यहाँ बोध होता है कि हमारे पूर्वज अपने जीवन को जो है बनाए रखने के लिए, जीवन को जो है जीवन के जो है विभिन्न गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए कैसे संघर्ष किया हुआ, कैसे संघर्ष किया हुआ। समझ रहा नहीं? ये इसकी महत्व है, महत्ता है ये। कोई भी स्थल हो, वो गुफकराल, अब पूछ देंगे गुफकराल के ऐतिहासिक महत्व को समझाइए, या गुफकराल के सांस्कृतिक जो भी महत्व है ये। कला सिर्फ इसके विशेष महत्व है ऐसा? कोई चीज थोड़ा भी अगर विशेष लगता है कि हाँ ये चीज देखा हुआ है या समझा हुआ, पढ़ा है, थोड़े ही पढ़े हैं, उनको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बता दीजिए, मगर अतिशयोक्ति भी नहीं करना है। अति सर्वत्र वर्जित, जानते हैं ये। ठीक है, चौपानी मांडो, चौपानी मांडो हो गया है, चौपानी मांडो ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये कौन सा स्थल? चौपानी मांडो, क्या है? उत्तर प्रदेश। चिराद थोड़ा हमारा पास पास वाला। देखो छत्तीसगढ़ में भी जो है ये ऐसा मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जो है देखो इस तरफ जो छोटा नागपुर का पठार है ना, हजारीबाग वाला रांची में पठार, वहां पर ही मिले हैं सिंहभूमि। और उधर पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो बीडसेन डिस्ट्रिक्ट, बीडसेन में जगह का नाम है वो, वहां पर भी स्थल मिले हुए। तो क्या छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेंगे? जब बाजू में इस तरफ मलाजखंड है, बालाघाट है, जहां पर क्या मिलते हैं? तांबे भी मिलते हैं। इसका मतलब यहां पर ताम्र प्रसारणिक हमें स्थल भी मिलेंगे। समझ में आ रहा नहीं है? जब पूरे भारत वाले क्षेत्र में मिल रहे हैं, भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में मिल रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ भी तो उसी का हिस्सा है। ठीक है, संगन कल्लू तो याद रहेगा, बहुत आसान है ये, संगन कल्लू। ठीक है, और कौन सा कल्लू है? उतनूर है एक, उतनूर ये भी, और एक क्या है? कन्नूर है। तो ऐसे याद रहेगा ये। उस तरफ और जाएंगे पिकली हिल, पय्यमपल्ली भी है। कौन सा है? पय्यमपल्ली है।
नाडापल्ली कहां पर है? बीजापुर। तांबावती, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये। कौन सा? तांबावती। ये राजस्थान में वो जगह है ये, ठीक है। मगर ये पर्टिकुलरली आगे की स्थल दे रहा हूं मैं सब याद करने के बेसिस पर। ये नौदा टोली, नौदा टोली कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ये एक पढ़े हम लोग नेवासा, नेवासा पढ़े ना कि स्थल, वो कहां पर है? महाराष्ट्र, ठीक है। ये अब इसमें जो है एक है तांबावती। तांबावती क्या है? तांबा, तांबा मिलता है यहां पर। एक जगह और याद किया हम लोगों ने, कौन सा? खेतड़ी। जब भी अगर बताएंगे ताम्र रासायनिक वस्तुओं को उल्लेख करेंगे तो बता देंगे खेतड़ी और ये कौन सा? तांबावती। यहां से क्या मिलते थे उनको? तांबा मिलते थे, यही से तांबा का उत्खनन किया था उन्होंने, ठीक है। ये बता देंगे ये। फिर उसके बाद क्या है? दाइमाबाद। देखो यही सब क्या, अबे दाइमाबाद कौन से किसका स्थल है ये? आगे पढ़ेंगे। दाइमाबाद अभी पढ़े ना ये, दाइमाबाद, इमामगांव, हड़प्पा। इसका मतलब यह है कि हड़प्पा संस्कृति के जो है उद्भव है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति का जो उद्भव है, उनको आधार किसने दिया है? वो नौपाषाणिक और ये ताम्र पाषाणिक। यहीं से मैं धार ढूंढना है ये, ठीक है। अभी जब एक सेगमेंट में लूंगा इसमें हड़प्पा का उद्भव, पहला टॉपिक, पहला मेजर टॉपिक वही होगा ये, हड़प्पा का उद्भव, उत्थान और पतन, पतन को समझाइए। मेज में क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे ना, हड़प्पा के उद्भव, उत्थान और पतन को समझाइए। तो हड़प्पा के उत्थान, उद्भव को जब बताना है, उद्भव मतलब कब? जब उनका बिल्कुल इवॉल्वमेंट हो रहा है, उनका विकास हो रहा है। विकास है ना बेसिकली, ये इवोल्यूशन है एक्चुअल में, वो इसलिए कहते हैं उद्भव, ठीक है। कोई उनके लिए उत्पत्ति शब्द भी प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। हड़प्पा की उत्पत्ति ऐसे भी कह देते हैं। ये ओरिजिन की बात कर रहे हैं एक्चुअल में। ये मतलब क्या बताना है आपको? वो बेस कैसे तैयार हुआ जिससे जो है इस प्रकार का, इस प्रकार से बड़े सभ्यता, मतलब विकसित सभ्यता बन गई। तो बेस कहां से मिलेगा हमें? नवपाषाणिक और इस तरफ ताम्र पाषाणिक। तभी तो दोनों मिलकर के जो है तीन की खोज करेंगे और फिर क्या बनाएंगे? मिश्र धातु। कौन सा? कांसे का, कांस्य का। और वहां से जो है फिर कौन सा? कांस्य युगीन सभ्यता। तो समय ठीक प्रकार से क्या समझ में आना चाहिए? ठीक प्रकार से क्या समझ में आना चाहिए? वो बस्ती जो कुछ नवपाषाण वाले हैं और कुछ क्या है? ताम्रपाषाण वाले हैं। कैसे उन्होंने खेती बाड़ी थोड़ा सा करके और थोड़ा सा मटके वटके और कुछ चीजें सामान सामान औजार वगैरह बना करके जो है कैसे उन्हें खेती का उत्पादन और पशुपालन थोड़ा सा ठीक किया होगा, फिर सामान उमान बेचना शुरू किया, ठीक है। विनिमय प्रणाली है, ठीक है। फिर बस्ती थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ, जनसंख्या भी बढ़ा, ठीक है, इस तरह से। और उसमें बाढ़ बाढ़ भी आते हैं उस क्षेत्र, क्योंकि नदी वाला क्षेत्र है। तो इसमें क्या है? थोड़ा सा वो क्या है, पुराने नए मिट्टी क्या बोलते हैं इनको ज्योग्राफी में? भा है? नई मिट्टी, नई मृदा, जोड़ोड़ मृदा, जोड़ मृदा, भांगर, भाबर, क्या है? खादर है। हर साल जो बाढ़ जब आता है ना, उससे एक उर्वर मृदा, ठीक है, थोड़ी बारीक वाली होती है ये, ठीक है, बहुत उपजाऊ होती है ये। इसीलिए तो गंगा का मैदान इतना उपजाऊ हो गया ना, फर्टाइल लैंड इसीलिए। तो ये जो दाइमाबाद, समझ लो ना ये। अब मान लो प्रश्न पूछ दिया कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति की जो समानताएं क्या है, तो बता दीजिए। ये भी स्थल और ये भी स्थल। मोहनजोदड़ो भी ताम्रपाषाणिक स्थल है, हड़प्पा भी ताम्रपाषाणिक स्थल है, समझ में आ रहा है? एक कोटदीजी भी ताम्रपाषाणिक स्थल है ये। तो ये समानता बता देना है आपको। देखो उसके बाद फिर क्या करेंगे, जब हड़प्पा पढ़ लेंगे तब किसको सोचेंगे? वैदिक। हड़प्पा और वैदिक में क्या समानता और असमानता। अब हड़प्पा तुलना उससे कर दिए, उसके बाद फिर क्या करेंगे? पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक में क्या समानता और असमानता। फिर कहेंगे भगवान बुद्ध के समय, महाजनपद काल में जो उनकी सामाजिक व्यवस्था है उसमें क्या समान, उसमें और इस तरफ वैदिक में क्या समानता और असमानता, यह परिवर्तन कैसे आए हैं, ये समझ आ रहा है ना ये। अब छत्तीसगढ़ में जो है आदिवासियों में या फिर जनजातियों में जो है, अगर मान लो वहां पर जिस प्रकार की वर्तमान में जो माताएं हैं, ठीक है, उनका उद्भव अगर सोचेंगे तो इनके क्या मिलेंगे? जीववाद बताया था मैंने, मानववाद, टोटम, ये सब क्या है? यही सब है। ये पाषाणकालीन स्थल वहीं से आ रहे हैं ये। यही सुन के जो है इस प्रकार की जो है मान्यताएं विकसित होंगी ये, ठीक। तो बता देना इस प्रकार से ये। तो उसमें जो क्या है, ये दाइमाबाद जैसे कि ये हो गया, ठीक है। ऐसे और भी कोई स्थल है। अब हड़प्पा के जो है इसको तो मैं बता रहा हूं अभी इसमें,
बताऊंगा इसमें। ये थोड़ा सा बचा पढ़ना है हमें, कौन सा कल कहां तक लिख चुके हैं। एक बताया था मैंने, इसमें क्या बताया मैंने, शुरुआत से क्या किया, बस फटाफट मैं 2-3 बातें और बता रहा हूं इसमें। मुझे बताते चले जाइए आप लोग। एक बताया था मैंने जो है पाषाण काल। पाषाण काल मतलब कौन सा, निम्न पूरा पाषाण काल, और मध्य पूरा पाषाण काल, और उच्च पूरा पाषाण काल। ये ठीक है। इस संस्कृति को, पाषाणिक संस्कृति को फल्क फल्क और सल्क, इसके धार पर, फलक और सल्क, इनके धार पर मतलब कौन सा, एक फलक संस्कृति, सल्क संस्कृति, और फल्क फलक संस्कृति, ऐसा भी तरीका है इनका ये। ठीक है। ये अब निम्न पूरा पाषाण काल के, निम्न पूरा का मतलब आग का खोज हो गया, तो कुछ कुछ चीज बहुत दिमाग में रखना है। ये आग का खोज है, पहिए का खोज है, मिदभान मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, ठीक है, ये कुछ कुछ चीजें हैं एक्चुअल में वो। ठीक है। अब उसके बाद फिर जो है ये पूरा पाषाण काल का हुआ, निम्न पूरा, मध्य पूरा, उच्च पूरा, उसके बाद फिर कौन सा, मध्य पाषाण। मध्य पाषाण के बाद फिर कौन सा, ताम्र पाषाण। थोड़ा सा आगे खींच लो उनको, और मगर ताम्र पाषाण और ये ताम्र पाषाण के साथ साथ क्या है, इधर मध्य के बाद क्या है, नौ, ये दोनों भी चलेगा। और वही थोड़ी समय बाद में जो है और क्या चलेगा, महापाषाण भी। समझ में रहे, देखिए महापाषाण कैसा वाला युग आ गया है, लव वाला आ गया है। ये कहने का मतलब ये बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं एक्चुअल में, कि हम इस तरफ जो है, जो समझे इस तरफ कौन सा, यहां चलो पाषाण वाला, ये पाषाणिक संस्कृति हुआ ना, ये क्या है, पाषाणिक संस्कृति। तो पाषाणिक संस्कृति से अब पाषाणिक संस्कृति हम 3-4 भागों में बांट रखे हैं। ठीक है, इसको यहीं पर बांट दी। इसमें से पहला क्या लिया हमने, निम्न पूरा, निम्न पूरा, फिर मध्य पूरा, फिर उच्च पूरा, ये हुआ। उसके बाद फिर कौन सा आ गया, उसके बाद फिर कौन सा वाला आ गया, मध्य पाषाण। और मध्य पाषाण के बाद फिर कौन सा है, नौ, नौ पाषाण। अब इसका मतलब ये नहीं कि नौ पाषाण खत्म होगा तब जो है ताम्र शुरू होगा। ठीक है, लगभग उसके समानांतर नौ पाषाण थोड़ा शुरुआत हुआ, उसके कुछ समय तक बाद जो है तांबे की भी खोज हो गया। और तांबे की खोज के से फिर क्या है, थोड़ा नई प्रकार की बस्ती बसा, नई प्रकार की बस्ती। ठीक है, मगर उसमें जो है ऐसा भी है कि हम नौपाषाणिक स्थल या फिर नौपाषाणिक जो बस्ती जो है वो भी लगातार बने हुए हैं, और ताम्र पाषाणिक भी बने हुए हैं। समझ में आ रहा है ये। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये यही फिर जो है इसी के साथ साथ ही जो है थोड़ा आगे का फेज है, थोड़ा आगे का फेज है, लगभग 3000 बीसी के आसपास हुई है। ठीक है, तो वहां से भी शुरुआत क्या हो जाएगा, कौन सा, महापाषाणिक स्थल। और महापाषाणिक स्थल मतलब तब तक क्या है, खेती बाड़ी की स्थिति काफी अच्छी हो चुकी है। ठीक है, वो ज्यादा अच्छा खेती करते हैं ये। ठीक है, रोपाई वगैरह भी लगाते हैं ये। ठीक है, जबकि ये नवपाषाणिक और ताम्रपाषाणिक कैसा खेती करते हैं, अभी भी झूम खेती वाला करते हैं, वो फ्लेश एंड बर्न वाला। ये यही है ना ये, इस प्रकार से। तो ये बता देना एक्चुअल में नवपाषाणिक और नवपाषाणिक के साथ फिर यही से फिर इसको थोड़ा ऐसा घुमा देंगे तो क्या बात हो जाएगा, यहां से ऐसा मान के तो क्या है, ताम्रपाषाणिक। और ताम्रपाषाणिक थोड़ा सा और साथ में पेडलर लेंगे तब क्या शुरुआत हो जाएगा, यहां से महापाषाणिक। और ये क्या है, लौह वाला है। ये कौन सा वाला है, लौह। और ये कौन सा हो गया, तांबे और पत्थर। और ये कौन सा हो गया, पत्थर। ठीक, फिर आगे जो है यहीं से फिर एक धातु का खोज हुआ, फिर शुरुआत किसका हो गया, इन दोनों के समानांतर फिर कौन हो गया, कांस्य युग वाला। तो ये डेवलपमेंट को बता देना है आपको, वो किसमें, तो इस डेवलपमेंट किसे बताएंगे आप, इसके उद्भव में, मतलब किसके, हड़प्पा संस्कृति के उद्भव में। बैकग्राउंड किसका काम करेगा यहां पर, पृष्ठभूमि में कौन है इनका, नवपाषाणिक स्थल, नवपाषाणिक बस्ती और ताम्रपाषाणिक बस्ती। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, हड़प्पा संस्कृति के उद्भव, उत्थान और उनका पतन। तो जिस प्रकार से उनका उद्भव होगा, विकास के उत्थान के क्रम में क्या है, वो नगर रहेंगे। आगे जब पतन की फेज आएगा तो उसी प्रकार से जैसा जो है इनका उद्भव हुआ था उल्टा चलेगा पूरी परिस्थितियां। ठीक है, और उसमें जो है नगर तत्व तो क्या है, लगभग पतन हो जाएंगे ये, और बस्ती तो बने ही रहेंगे। इसीलिए जब आगे जो है
जब आगे जो है 1500 BC में देखते हैं तो बस्ती कैसी है, ग्रामीण बस्ती है। इसलिए कहते हैं ना कि वैदिक लोग क्या है, ग्रामीण संस्कृति वाला है, जबकि हड़प्पा वाले जो है कैसे थे, वो नगरीय थे। इसीलिए तो क्या हुआ, ज्यादा संसाधनों का प्रयोग कर दिया। करे ना, अधिक मात्रा में अगर कोयला जलाएंगे तो कोयला बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। संसाधनों को क्या है, संयमित प्रयोग करना चाहिए। इधर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ भी कहते हैं, इसीलिए हमने जो है सतत विकास लक्ष्य भी ले आए हैं। तो उस समय सतत विकास का जो है संकल्पना नहीं है, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, मगर संसाधनों का अति दोहन किया गया ऐसा मानते हैं हड़प्पा संस्कृति के पतन में। एक कारण यहां भी मानते हैं ये। ठीक है, तो इनको कैसे जोड़ना है आपको, कहां से, इनके उत्थान, इनके जो है उदय, इनमें क्या मिलेगा आपको, इनका उद्भव के साथ उनका उत्थान और उनके साथ उनका पतन, इनके साथ इनका पतन। क्लियर है ये, तो एक साथ में जाएगा ये। इसकी बैकग्राउंड हमको यहां पर समझ लेना है। ये बैकग्राउंड समझ में आ रहा होगा स्पष्ट है, तब इसको जब समझाऊंगा तो फिर वो स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे जो है नगर बना वहां पर फिर ये। ठीक है, और उसमें ये भी सोचना है, जैसे कि यहां पर जो है तामय का भूमिका, प्रश्न अगर ऐसे पूछ दिया, मान लो कभी प्रश्न कभी ऐसे पूछ दिया, अब नवपाषाणिक संस्कृति में जो है खेती को कैसे आधार मिला, नवपाषाणिक संस्कृति में या फिर कृषि की उद्भव में। ठीक है, हमारे जो सिलेबस में कौन सा वाला हिस्सा है, चौथे नंबर सिलेबस, चौथे पेपर में, चौथे पेपर में है ना, चौथे पेपर में है कृषि के उद्भव, एक टॉपिक है याद है। चौथे पेपर में क्या है, व्यवहारिक विज्ञान, यही है ना, हाँ, कृषि का उद्भव एक टॉपिक है। बताएंगे कैसे हमारे आदिम लोगों ने खेती करना शुरू किया, वहां से लेकर बता दीजिए। वो तो उद्भव बताया, आप उनके उत्थान को ही बता दीजिए कि हाँ 109 जो है नए नए प्रजाति के जो है बीज प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले, ठीक है, यहां तक तो जो खेती के उद्भव, कृषि के उद्भव सिलेबस का हमारा हिस्सा है, तो ये आपको समझाने में बहुत आसान होगा। वो कहां से, जब ये नवपाषाणिक काल में जब खेती आप ठीक से पढ़े रहेंगे तो पूछेंगे नवपाषाणिक जो कालखंड में खेती के विकास में या किसी के उद्भव में पाषाणिक औजारों का उपयोगों की भूमिका को समझाइए। कैसे बताएंगे, समझ में आ रहा हूं मैं एक सेगमेंट कह रहा हूं सोचने के लिए। किसी चीज को भूमिका बताना है आपको, वो कोई भी भूमिका, जैसे कि यहां पर किसकी बात कर रहे हैं हम, जो है उस प्रस्तर की बात कर रहे हैं। इनको कभी कभी प्रस्तर शब्द यूज करते हैं पसारने के लिए। ठीक है, इसकी भूमिका बताना है आपको वो। ठीक है, इसको क्या बताना है, भूमिका। मैं अगले पेज ले लेता हूं मैं। इसमें जो है इस पाषाण की भूमिका, पाषाण की भूमिका बताना है ये किसमें, कृषि में, कृषि के विकास में, कृषि के विकास में। किस कालखंड में, किस कालखंड में, नवपाषाण में। एक ये हुआ, यही सबको देखने के नजरिए मिलेगा, एक ये बताया मैंने। अब इसी को मैं कहां ले रहा हूं मैं, ताम्रपाषाणिक में। ठीक है, तो ताम्रपाषाणिक संस्कृति में, ये भी ताम्रपाषाणिक काल में, ठीक है, तांबे की भूमिका या फिर तांबे का महत्व पूछ सकते हैं, ऐसा प्रश्न से पूछे गए हैं एक्चुअल में वो। ठीक है, लोहे की भूमिका, दूसरी नगरीकरण में लोहे की भूमिका, तो स्वाभाविक है प्रश्न पूछ सकता है पहली नगरीकरण में कांसे की भूमिका, पहले नगरीकरण में तांबे की भूमिका क्यों नहीं पूछ सकता। कांसे तो बिना तांबे का बना ही नहीं सकते। तो टीन की भूमिका पूछ सकते हैं, राइट। तो दिमाग में जो है एक हमारा डायमेंशन क्या रहना चाहिए, हमें दिमाग में क्या चलना चाहिए कि जैसे बताया मैंने कि पाषाण की भूमिका, तो यहां पर क्या है, कांसे की भूमिका, कांसे की भूमिका किसमें, किसमें, कई डायमेंशन ले सकते हैं। कुछ में सिंधु घाटी सभ्यता के विकास में, ये बता सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव में, उद्भव कह देते सीधे तौर पे, उद्भव और विकास में उनके ये।
ठीक है, और किसमें, कांसे की भूमिका किसमें, पहली नगरीकरण में। पहली बार नगरीकरण मतलब कब की बात कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। ऐसे कई तरीके इसके पूछने के ये, तो एक मैंने क्या लिया, कांसे की भूमिका, ठीक, एक किसका लिया, पाषाण की भूमिका, आगे फिर किसके लेंगे आप, उत्तर वैदिक में लोहे की भूमिका, लोहे की भूमिका, ठीक है। यहां पर क्या है, कृषि, ये तो कई प्रकार के आएगा, औजार हथियार सब में आएगा ये, इसकी भी सेम स्थिति है, ठीक है। मतलब ये तरीका है एक्चुअल में, वो प्रश्न जो पूछते हैं ना जिस तरह से, ये उनमें से एक तरीका है। अब एक चीज समझ में अगर आ गया कि किसी भी चीज की भूमिका मुझे कैसे बताया जाना है, तो प्रश्न उत्तर लिखा जा सकता है उनको, ठीक है। अभी इसमें फिर समझेंगे हम लोग इसमें, और इसमें जो है प्रश्न ऐसे ही पूछते हैं इनमें से ये। अब यहां से यही आधार देगा आपको, मैं इसलिए बता रहा हूं मैं ये, आगे ऐसा सोचना शुरू कर पाएंगे, इसीलिए ये अभी जब हड़प्पा जाएंगे ना, इसी में ये दिमाग में उसी समय आएगा ये कि हाँ मुझे इसमें इस तथ्य को इस तरह से एनालाइज करना है। ये जैसे नगरीकरण बोलते हैं ना, ये नगरीकरण, तो पहली नगरीकरण मतलब कब, सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। अब प्रश्न पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीकरण के उदय के प्रक्रिया को समझाइए, तो क्या बताएंगे आप, वही पाषाणिक वाला, ताम्र पाषाणिक और नव पाषाणिक, ये तो उस प्रक्रिया को बता देना है। प्रक्रिया मैंने भी और समझाऊंगा एक बार में, ठीक है, दो तीन पॉइंट से लेकर के, ठीक है। और वही सेम अगर द्वितीय नगरीकरण में जब जाएंगे हम, द्वितीय नगरीकरण, द्वितीय नगरीकरण मतलब कब की बात कर रहा हूं मैं, 600 बीसी में भगवान बुद्ध के समय, ठीक है, तो भी जो है बताना है एक्चुअल में वो। तो कोई भी जो है segment, कोई भी इस प्रकार से जो कोई अगर एक धातु ले रहे हैं, पत्थर भी लिए, जब इसकी भूमिका कृषि में बता देना है, साम्राज्य विस्तार में मगध साम्राज्य में लोहे की भूमिका, तो पढ़े भी होंगे, मगध साम्राज्य का उदय सिलेबस का हिस्सा है, ये दिमाग में रखना है एक्चुअल में आपको वो, ठीक है। तो एक सेगमेंट अगर हमें समझ में आ रहा है तो उनको हम कई प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, ये बातें ध्यान में रखना है ये, ठीक। आगे बढ़ू मैं, ठीक। तो ये सब जितने भी तरीके बता रहा हूं दिमाग में रहना चाहिए आपके ये। कल कहां तक लिख लिए हैं, क्वेश्चन क्या, अच्छा क्वेश्चन फॉर्मेट समझ में आया, आप लोग लिखे हैं और कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, जो लिखे होंगे तो मुझे दिखाएंगे ये, मतलब क्लास के बाद, तो कभी छोड़ देंगे ये, ठीक है। अब कुछ कुछ प्रश्न जैसे कि ऐसे पूछते हैं, मान लो अगर ऐसे पूछ दिया, ठीक है, जैसे कि जो है भारत में पाषाण युगीन बस्तियां, इसको मैं थोड़ा सा बस उसके बाद सेगमेंट ले रहा हूं मैं। प्रश्न ऐसे पूछा, मान लो भारत में ठीक है, एक सेगमेंट है, इसको जल्दी बनाइए आप, पहले समझ लो इनको वो, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं, अभी इसके पहले किसकी बात की हम लोगों ने, छत्तीस, अगर भारत प्रश्न पूछा गया मान लो, इसको ऐसे भी कर दे, एक सेगमेंट इसको यहां भी जोड़ देता हूं मैं, इसको ऐसे भी कर देते हैं, एक साथ ले लेता हूं मैं, भारत में पाषाण युगीन बस्तियां, ठीक है। दो तीन बातें एक साथ ले लूंगा, समझ में आ जाएगा ये कि इस दिसंबर को काम करना है इस पर ये। अब पाषाण युगीन बस्ती बताना है आपको वो, तो बताने के जो है कई तरीके हो सकते हैं ये, मगर एक तरीका क्या हो सकता है कि आप सीधे उसमें क्या करेंगे, नाम लिख देंगे कि ये बस्ती था, एक तरीका ये भी है बताने के, ठीक है, यही हुआ ना। मगर दूसरा तरीका और क्या तरीका, कोई भी तरीका अपना सकते हैं, मगर एक सामान्य तरीका में समझना है एक्चुअल में, वो एक आइडिया बता रहा हूं मैं। अब ये जो है चाहे भारत में पसाण, भारत में जो है पसाण पसाण हो गया है क्या, इसको ताम्र पसाण करना था ना, एक साथ हो गया है, इसको मैं क्या है, ताम्र
पाषाण। ठीक, इसका कैसे बताए हैं हम लोगों ने? नदी घाटी की बेसिस पर एक तरीका अपना सकते हैं, या फिर क्या तरीका अपना सकते हैं, इनको बांट सकते हैं। कैसे? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र। उत्तर पश्चिम मतलब कौन सा? पहला क्षेत्र कौन सा है? उत्तर पश्चिम मतलब कौन सा? सिंधु नदी घाटी क्षेत्र, यही क्षेत्र। उसके बाद फिर दूसरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो गया, ठीक है। और तीसरा मध्य क्षेत्र भी आएगा, और कौन सा है? दक्षिणी, ठीक है। अब सेम बात है, कहां समझना है हमें एक्चुअल में? ताम्रप्रशानिक में। इनकी भी स्थल है ना, ठीक है। तो इनकी भी अगर बताएंगे मान लो, तो कहां कहां मिलेंगे हमें, थोड़ा ज्यादा स्पेशलाइज कर लिए, क्योंकि दो कालखंड है ना हमारा ये। तो पाषाण काल जैसे महत्वपूर्ण, वैसे कौन सा? ताम्रप्रशान काल ये महत्वपूर्ण, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास में? पहले बेसिक बातें क्या जानते हैं इसके बारे में हम, कि ये जो क्या है, तांबे और पत्थर का प्रयोग करने वाले जो है क्या है, स्थल है। कि बस्ती मिलेंगे तो हमें कैसे? तांबा और पत्थर का प्रयोग करने वाली बस्ती मिलेंगे, पहली बात है ये, ठीक है। और ये बस्ती जो है, पत्थर सामान्यतः हमें कहां पर नहीं मिलेगा? जो कुछ दोआब वाले क्षेत्र है। ये दोआब वाले मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? यमुना और गंगा मुख्य दोआब जहां पर है, जहां पर पत्थर नहीं है, तो वहां पर नहीं, वहां पर ये बस्ती नहीं मिलेंगे। अपवाद स्वरूप में जो है, अपवाद स्वरूप मतलब वो भी नहीं, जो विंध्याचल का जो है थोड़ा सा जो बाह्य किराना वाला ही हिस्सा है, विंध्याचल समझ रहे हैं ना? विंध्याचल मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये किस तरफ? ये तो विंध्याचल का विस्तार अगर हम समझेंगे तो ये वाला स्तर हुआ ना कुछ न कुछ रूप में। ज्यादा हो गया थोड़ा सा, समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? ये तो ये क्या है, जैसे कि जो है इस तरफ यूपी का कुछ हिस्सा, ये जो कह रहा हूं ना कैमूर, एमपी का जो है कैमूर, और उसके थोड़ा और आगे जाएंगे तो यूपी का जो थोड़ा सा हिस्सा है, विंध्याचल में विस्तार है उनका वो, ठीक है ना। बोलन नदी घाटी विंध्याचल वाला हिस्सा है ये। बोलन नदी घाटी क्या है? विंध्याचल वाला हिस्सा है ये। तो उसके किनारे किनारे इस तरफ झाबुआ और वो सब तो ऊपर ही हिस्सा हो गया ये, ठीक है। तो वो पूरे हिस्से में क्या मिलेगा हमें? ये उसमें मिलेगा, मगर और जब ऊपर आएंगे हम, ठीक है, वहां पर वो स्थल नहीं मिलेंगे। कुछ स्थल अपवाद स्वरूप है, एक कौसाम्बी है, थोड़ा ऊपरी हिस्सा है। आलमगीरपुर भी, जानते हैं हड़प्पा वाला भी, ठीक है। तो वो पुराना स्थल है वो। आलमगीरपुर जो है ताम्रप्रशानी की स्थल भी रहे हैं ये, ठीक है। वहीं से ताम्रप्रशानी की स्थल क्या बन गए, फिर आगे हड़प्पाई स्थल बन गए ये, ठीक है। इस तरह से ये तो एक्चुअल में क्या क्या है मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। एक तो पूरा क्या है, ये ताम्रप्रशानी जो स्थल है, जितना भी हम कह रहे हैं, ये जो बस्ती है, ये एक्चुअल में जो है भारत में भी है और साथ में पाकिस्तान, दोनों बातें हो गया। तो इनको डिवाइड कर दिए, एक कौन सा हो गया? भारत, और दूसरा कौन सा हो गया? पाकिस्तान। एक ही है। अब पाकिस्तान में तो सिर्फ एक ही बस नाम बता दो उधर से, ये कौन सा नदी क्षेत्र है? सिंधु नदी घाटी क्षेत्र, ठीक। क्या मिलेगा यहां पर? क्या मिलेगा? किसकी बात कर रहा हूं मैं? ताम्रप्रशानी की बस्ती में ये, ठीक है। इसमें सब पुराने जितने स्थल पड़ते हैं हम ना, ये हड़प्पा के, वो सब उसमें आते हैं। जैसे कि मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो क्या है? ऑलरेडी वो ताम्रप्रशानी की बस्ती है। इसमें क्या है? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है। क्योंकि हड़प्पा जो है अचानक कैसे नगर बन जाएगा? चहुदड़ो, ठीक है। ये सब किसकी स्थल है? ये ताम्रप्रशानी की स्थल है वो, राइट। क्योंकि नगर बनेगा कैसे, अब कल्पना कीजिए ना, ठीक है। तो समानता हमें यही मिलेगी एक्चुअल में, वो ये एक समानता भी ये देखे तो उसमें से ये, ठीक है। तो इसमें जैसे कि क्या है, रोपड़ भी एक जगह का नाम है, हम जानते हैं रोपड़ है, आमरी है, एक कौन सा है? आमरी। तो ये सब किसी स्थल हो गया? पाकिस्तान में है। जो कौन सा स्थल है? ताम्रप्रशानी की भी है, मगर ताम्रप्रशानी के साथ साथ आगे किसमें का है? सिंधु नदी घाटी सभ्यता के भी स्थल है। समझ आ रहे हैं? साइड में लिख लेंगे उसको, वो लिखते चले जाइए उसको वो, ठीक है। उसके बाद फिर ये तो हो गया कहां पर? पाकिस्तान सिंधु नदी घाटी वाले क्षेत्र में। उसके बाद फिर कहां की बात करेंगे अब? भारत में। तो भारत में कहां पर? कुछ गंगा नदी घाटी क्षेत्र में,
अब इसको यहां पर से ले लेता हूं मैं थोड़ा सा बढ़ा करके। कहां की बात कर रहा हूं मैं? गंगा नदी घाटी क्षेत्र में एक पहला सेगमेंट हुआ वो। ठीक है, अब गंगा नदी घाटी मतलब इसमें ऐसे देखे तो फिर क्या है, पूरे अगर मैदानी क्षेत्र है उस भाग को छोड़ दिए हमने, ये इस पूरा मैदानी वाला हिस्सा है ना। ठीक है, तो जहां पर पठार, जहां पर वो पहाड़, जहां पर पत्थर नहीं मिलेंगे, ठीक है, मगर जैसे बताया मैंने, ठीक है, इस तरफ अगर मान लो हम जो पश्चिम बंगाल भी अगर जाएंगे, झारखंड में तो मिलेगा ही मिलेगा, झारखंड में मिलेगा। पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो वहां पर राजमहल की जो पहाड़ी वाला हिस्सा है, तो राजमहल की पहाड़ी है, और वहां से फिर राजमहल की पहाड़ी से इधर और इस तरफ आएंगे तो फिर हमें ये छोटा नागपुर का पठार मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ पाट प्रदेश वाला हिस्सा। फिर वहां से फिर क्या है, यही यूपी में, फिर भी बिहार में भी उसी का, बिहार का झारखंड ऊपरी हिस्सा मिलेगा। फिर उसके बाद इस तरफ अब छत्तीसगढ़ से थोड़ा ऊपर भी जाएंगे तो कौन सा वाला है, वो विंध्याचल के हिस्सा आ जाएगा। तो यूपी का जो दक्षिणी, बिल्कुल दक्षिणी किनारा में क्या है, विंध्याचल वाला हिस्सा, एमपी, और वहां से फिर किस तरफ, एमपी से भी आगे, और यूपी का किनारे किनारे हिस्सा कौन सा, विंध्याचल, इसमें मिलेंगे हमें ये। ठीक है, कुछ स्थल जैसे कि जो है इस क्षेत्र में, जैसे कि जो है कौसाम्बी, कौसाम्बी कहां पर है, यूपी में। चलो इसमें लिख देता हूं मैं एक दो नाम, कौन सा है, कौसाम्बी। और नहीं तो फिर मैं जब बोलते जा रहा हूं उसको लिख लेंगे आप लोग यहां पर, कौन सा नाम है, कौसाम्बी। कौसाम्बी, आलमगीरपुर, एक और लिख लीजिए यहीं पर, ये फटाफट लिखते चले जाइए। ये कौन सा है, आलमगीरपुर। उसके बाद फिर जो है, आलमगीरपुर कहां पर है, यूपी, मेरठ में ये। उसके बाद फिर एक और नाम लिखिए, वीरभूमि, पश्चिम बंगाल में ये। कौन सा है, पश्चिम बंगाल में ये। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, गंगा नदी घाटी वाले क्षेत्र में ये। ठीक है, उसके बाद फिर लिखिए बनास नदी घाटी क्षेत्र, और एक और लिख लीजिए पर, ये बनास नदी घाटी क्षेत्र। बनास नदी घाटी क्षेत्र, भारत के परिप्रेक्ष्य में ये बताने का अच्छा तरीका है ये। ऐसी जब उसमें किसी भी स्थल को बताएंगे तो यही तरीका अपनाएंगे, ये ऐसा तरीका ही इनमें से ये। अब ये कौन सा क्षेत्र है, बनास नदी क्षेत्र, मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं इस तरफ, राजस्थान और सौराष्ट्र वाला क्षेत्र, यही बता लेते हैं इनको, मैं समझाने के लिए लिख दिया हूं ये, राजस्थान और सौराष्ट्र, सौराष्ट्र क्षेत्र, ये क्षेत्र है ये। ठीक है, अब इसमें जो है कुछ कुछ स्थल नाम जानते भी होंगे आप, जैसे कि जो है आहार संस्कृति, आहार, आहार कहते हैं ना, आहार, आहार, गिलूद, नाम सुने इसका, नाम सुने हैं? नहीं, आहार संस्कृति लिखिए, आहार, ये सब बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये। आहार संस्कृति कहते हैं इसकी बेसिस पर ही बताऊंगा मैं, इसमें संस्कृति कहते हैं, इनके अलग अलग नाम लिखवाऊंगा मैं ये। आहार संस्कृति, आहार, गिलूद, तो जल्दी लिखिए, मैं बोलते जा रहा हूं फटाफट लिखिए। एक आहार हो गया, गिलूद हो गया, गिलूद लिखे ना, बनास, ठीक है, बनास ये राजस्थान में है। ठीक है, लिखिए प्रभास, प्रभास, प्रभास संस्कृति है, कहां पर, प्रभास कहां पर है, प्रभास, ठीक है, गुजरात में प्रभास है। पाटन, पाटन भी नाम सुने हैं ना, ये नेशनल मूवमेंट से भी जुड़ रहा है, इसको भी लिख लीजिए, गुजरात में लोथल, ये भी लिखिए। एक जगह है राजस्थान में रोजड़ी और तांबावती, ये भी लिख लीजिए। ये सब क्या है, राजस्थान, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी और सौराष्ट्र का हिस्सा है ये, राजस्थान और सौराष्ट्र का हिस्सा है ये। ठीक है, क्या छूटा, हो गया। ठीक है, अब नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, ठीक है, इसमें लिखिए। अब नर्मदा नदी घाटी कहां पर बात कर रहा हूं मैं, मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है ये, मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा। अब क्या क्या मिलेगा यहां पर, अब तो स्वाभाविक ही, कौन सा मिल जाएगा इसमें, कौन सा मिलेगा इसमें,
भीमबेटका तो पुराना गुजर चुका है, अब सब में भीमबेटका नहीं लगा देना है। ठीक है, भीमबेटका के समय गुजर चुका है, अब तो भाई अब कब तक उस गुफा में रहेंगे आप, तो बाहर निकलो। ठीक है, तो अब नहीं, अब हम क्या थोड़ा सा ऊपर, भीमबेटका तो नीचे है, वो तो एकदम नीचे है ना, कभी नर्मदा जाएंगे तब समझ में आएगा कि पर कितना कितना नीचे में वहां पर, ये खाई में है। तो वहां से फिर क्या है, अब ऊपर निकल के देख रहे हैं बाहर, पहाड़ी चढ़े, कौन सा, विंध्याचल पार किए, कहां पहुंच गया, मालवा, मालवा का पठार, वहां रहकर उसने थोड़ा सा काम धाम किया और उन्होंने संस्कृति बनाया, क्या कहेंगे, मालवा संस्कृति। ठीक है, समझना इस तरह से है भाई, कब तक वो नीचे रहेंगे, बाहर निकल के आया, बाहर निकल देखा, सामने पहले इधर देखा, उसके बाद इधर भी देखा है, सुनना है, इधर भी देखा, यहां से बाहर गए, यही नदी बहुत किनारे किनारे करते करते क्या है, बाहर चले गए। ठीक है, बाहर चले गए, बाहर बाहर मतलब कहां जाएंगे, पाटन जाएंगे, लोथल जाएंगे और प्रभास जाएंगे, और वहां पर अपना अलग बस्ती बना लेंगे, तो उनकी अपनी विनिक पहचान बनेगा। इसीलिए ताम्रप्रसानिक जो बस्तियां बनी, उनकी अलग अलग संस्कृति, उनकी जो है अलग अलग संस्कृति, मालवा संस्कृति, सावलदा संस्कृति, प्रभास संस्कृति, कायथा संस्कृति, महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति, एरन संस्कृति, समझ में आ रहा नहीं, तो ऐसे अलग अलग संस्कृति के विकास क्यों, ज्योग्राफी किसके हिस्सा है ये, ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि छत्तीसगढ़ बना दिए, क्यों, ज्योग्राफी है, तो भूगोल का प्रभाव किस पर, इतिहास पर। ठीक है, इस तरह समझना है एक्चुअल में ये। तो एक कौन सा बताया मैंने इसमें, कौन सा बताया मैंने इसमें, मालवा संस्कृति। ठीक है, अब मालवा संस्कृति के एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल लिखिए नाम, नर्मदागढ़ घाट उसके अंदर ले रहे हैं ना, लिखिए, मालवा संस्कृति के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। अब बहुत महत्वपूर्ण स्थल का नहीं लिखेंगे, ठीक है, लिखिए, महेश्वर अर्थात महिष्मती, मालूम याद है, बाहुबली, और उसके बाद फिर जो है यहीं पर कौन है, कलचुरी, प्राचीन राजधानी उनकी कौन सा, महिष्मती, ये याद रखना है। अभी वर्तमान में गांव का नाम है क्या है, महेश्वर। कायथा, 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 एरन, ये तो जानते ही होंगे, एरन अभिलेख, हाँ, कायथा, एरन, हो गया। एरन अभिलेख क्यों, एरन अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण और याद क्यों रहना चाहिए आपको, सती प्रथा के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य 510 ईस्वी के, कहां पर से, एरन अभिलेख, भानुगुप्त के ये। तो कौन कौन सी बात कर रहा हूं मैं, मालवा संस्कृति की स्थल कौन हो गया, महेश्वर, कायथा और एरन। ठीक है, और भी कुछ नाम है, नौदा टोली लिख लीजिए, नौदा टोली, ये सब एमपी में है। ठीक है, अब उसके बाद कहां बढ़ जाएंगे हम लोग, गोदावरी नदी घाटी, ये बताने के तरीके हैं आपके, ये इससे बता दीजिए कि ये नदी घाटी में ये, और साइड में थोड़ा सा मैप बना देंगे इसमें। ठीक, अब इसमें कुछ कुछ नाम लिख लीजिए, अब गोदावरी प्रवरा कर दो साथ में, गोदावरी की सहायक नदी है ना एक, प्रवरा, ठीक है, इसमें लिखिए। अब ये क्षेत्र कहां पर है, महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्सा, वही आएगा। ठीक, इसमें लिखिए, जोरवे संस्कृति, नाम सुने कहीं पहले इसका, यही सुने होंगे। ठीक है, जोरवे संस्कृति, इसमें लिखिए एक नाम, निवासा, दाइमाबाद, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, प्रकाशम, नासिक, और चंदोली भी एक जगह का नाम है, कौन सा नाम है, चंदोली। ये जितने नाम लिखवा रहा हूं ना, ये रट्टे मार करके आएंगे आप लोग, वो पूछूंगा मैं दोबारा से, ये कौन सा हो गया, ये गोदावरी नदी वाले क्षेत्र में ये। ठीक है, तो ये हो गया इनके, और एक
चंबल नदी में लिख लो, कौन सा क्षेत्र है, चंबल नदी वाला ये। तो चंबल नदी कहां बहती है, वहां पर लिख लो बिलवाली, बिलवाला एक जगह का नाम, बिलवाला, बिलवाला जगह का नाम है, क्या करूं मैं अब, बिलवाला, ठीक है, अब याद नहीं रहेगा। बिलसुरी भी है एक और, बिलसुरी, बेतवा, ये तो नाम जानते हैं, इसी को पहले याद कर लेंगे, बेतवा, ठीक है, और एक नागदा, नागदा। अब एक एक गांव का नाम है, इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं, नहीं ये, अब ऐसे कर लो, नागदा इस जगह का नाम है। बेतवा तो आसान है, एक तो याद कर सकते हैं ना, बेतवा नदी, बेतवा नदी है ये, हो गया, ठीक। और क्या बच गया, कृष्णा, कृष्णा नदी घाटी भी लिख लीजिए, कृष्णा नदी घाटी, उसमें क्या बताएंगे, नाम बताओ, थोड़े पहले बताया था मैंने, नागार्जुन कोंडा, लिखिए, कौन सा है, नागार्जुन कोंडा, थोड़ा साउथ साइड में हो जाएगा। कर्नाटक में भी नाम लिख लीजिए, ब्रह्मगिरी, मास्की, टिकली हिल, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, ताम्रप्रसानी इस बस्ती का मतलब क्या है, ताम्रप्रसानी की बस्ती का विस्तार या उनका वितरण अगर पूछेगा मान लो हमें, ये फिर पाषाणिक स्थलों का, अगर पाषाणिक बस्तियों का वितरण भी पूछेगा मान लो, ठीक है, तो बताना किस तरह से हमें, इन नदी घाटियों के बेसिस पर ये, ठीक है, पकड़ के उसमें। अब इसके बाद साइड में क्या करेंगे आप, इसमें साइड में छोटा सा मैप बना देंगे, इनके साइड में क्या है, इधर ये बताएं, फ्लो चार्ट हम बना सकते हैं छोटा सा, और साथ में ये इधर साइड में फ्लो चार्ट बना दिए, और यहां पर थोड़ा सा ऐसे मैप बना दिए, और इसमें कुछ ऐसे नदी को जरूर मेंशन करेंगे, इंपॉर्टेंट तो उसी बेसिस पर कर रहे हैं आप, ऐसे नदी को मेंशन कर देंगे, और इधर से इस प्रकार से, ठीक है, और ऐसे, और इस तरफ, और इसमें कुछ ऐसे ऐसे मेंशन करेंगे यहां पर, और इसमें नाम एक, और इसी को क्या करेंगे यहां पर, एक नंबर ये, दो नंबर ये, तीन नंबर ये बताने का तरीके है आपका वो, ठीक है। और साइड में इस तरफ क्या है, फ्लो चार्ट, उसमें दिखना चाहिए कि हाँ स्पष्ट रूप से कि हाँ इस तरफ ये जो स्थल की बात कर रहे हैं हम, जो ताम्रप्रसानिक जो बस्ती की बात कर रहे हैं, तो ये जो बस्ती है ये जो है भारत में, और इस तरफ पाकिस्तान में, भारत में जो है क्या है, वो कई स्थल है। अब इसको बताने क्या तरीके इनमें से, अगर इसको ऐसा करें तो भी कर सकते हैं, और नहीं तो इनको ऐसा किए और ऐसे से खड़े कर दिए, और यहां पर नंबर 1 ये सिंधु नदी घाटी, नंबर 2 इधर कौन सा, नर्मदा नदी घाटी, नंबर 3 फिर क्या है, चंबल नदी घाटी, उसको भी साइड में ले लीजिए, उसके बाद फिर कौन सा, गोदावरी नदी घाटी, फिर कृष्णा नदी घाटी, हो गया इस वाले खेल खत्म, ठीक है। और उस तरफ बता सकते हैं दामोदर नदी घाटी, पश्चिम बंगाल वाला, वो भी कह सकते हैं महानदी घाटी, हम नाम भी कैसे भूल सकते हैं, अपना तो हम पहले लिख देंगे, हालांकि थोड़ा सा उतना इंपॉर्टेंट नहीं देंगे, ठीक है। तो महानदी घाटी, ठीक है, तो ये सब क्या है आपके बताने के तरीके हैं, और ये कौन सा कर जाएगा, पाकिस्तान वाला, ठीक है, ये बता दीजिए, और साइड में थोड़ा सा लिख दीजिए, बन गया लगभग कितने। अब इसको जो है प्रश्न, अब 2 नंबर पूछेगा, वो तो ऐसे ही बन जाएगा रेंडमली, नाम बस आपको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है, घाटी तो नाम ऐसे ही याद है। उसके बाद फिर क्या पूछेंगे, 4 नंबर ही पूछ दिया तो भी इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए, 7 नंबर है उधर आधा बॉक्स बना दिए, तो आधा हिस्सा किसका हो गया, पेज का जो है आधा हिस्सा, इस पूरे पेज का आधा हिस्सा क्या है, ऐसे बना दिए, आधे में क्या करेंगे आप, वो टेबल बनाएंगे और ये फ्लो चार्ट बनाएंगे, और इस तरफ क्या है लिखेंगे, ऐसा तरीका अपनाया जा सकता है ये, ठीक है। ये हो गया इनका वितरण वाला ये, ठीक। अब कभी मान लो प्रश्न ऐसे पूछा कोई भी स्थल के बारे में, ये पाषाणिक संस्कृति के बारे में हो या फिर जो है
इस तरफ ताम्र पाषाणिक वाला हो वो, ठीक है। या फिर जो है हड़प्पा के बारे में अगर पूछे इनकेस भविष्य में भी है, अगर उसको ऐसे सोचे तो उसमें क्या पूछ सकता है, एक तरीका जो है, तो कई बार प्रश्न इस प्रकार से पूछे एक्चुअल में, एमबीबीएस में पूछा प्रश्न एक्चुअल में ऐसा ही है। प्रश्न इसे पूछा है इनमें से कि जैसे ये पूछा ताम्र पाषाणिक जीवन, ताम्र पाषाणकालीन जीवन के बारे में, पाषाणिक जीवन के बारे में, ठीक है। तो क्या बताना है हमें, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये थोड़ा सा फ्रेम समझ लो बस, किनकी बात कर रहा हूं मैं, ताम्र इनको थोड़ा सा समझना है कि अगर इसमें अगर इस प्रकार से पूछा गया कोई भी स्थल के बारे में, ये उस बस्ती के बारे में, तो बस्ती के बारे में क्या क्या डिस्कस करना है आपको वो, ठीक है। जैसे एक, ये ताम्रपाषाणिक बस्ती है या ताम्रपाषाण काल में जीवन किस प्रकार से था, इनकी बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इस जीवन में जो है आधार किसको मिला हुआ है, तांबे और पत्थर का। तो सबसे पहली बात है क्या होना चाहिए इसमें, तांबे और पत्थर का प्रयोग। आप लोग लिखिए इसको फटाफट। सिर्फ पॉइंट लिखवा रहा हूं ना मैं, सिर्फ पॉइंट्स है ये, पॉइंट में लिखेंगे आप लोग वो। ताम्रपाषाणिक बस्तियों का जीवन शैली, लिखिए। तकनीकी दृष्टि से हड़प्पा से पहले, उसको ऐसे पॉइंट पॉइंट लिखते चले जाएंगे, ठीक है। हाँ कंटिन्यू में, ये बस मैं की पॉइंट को ले रहा हूं बस। तकनीकी दृष्टि से हड़प्पा के पूर्व, किंतु नवपाषाणिक नवपाषाणिक से कुछ विषयों में श्रेष्ठ और कुछ में कमतर, कुछ में कमतर। कमतर का मतलब क्या हुआ कि कुछ मामले ऐसे हैं जो नवपाषाण में ज्यादा श्रेष्ठ है, और कुछ मामले ऐसे हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जो ताम्रपाषाण में श्रेष्ठ है, और कुछ बातें ऐसे हो रहा है जो ताम्रपाषाण में नहीं है मगर नवपाषाण में है। अंतर समझ रहा जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो दोनों में कुछ विशेषता अच्छी है और कुछ में, दोनों में थोड़ा सा कुछ सीमाएं है उनका ये, ठीक है। अब इसमें लिखिए, अब इसमें जो है भारत के विभिन्न भागों में विस्तार, एक लाइन, एक पॉइंट। मैं जो मैं लिखवा रहा हूं समझ में आ रहा है ना ये, एक पॉइंट मैंने ये बताया, की पॉइंट बस ले रहा हूं ना मैं, आपको ऐसे बनाना है ये क्वेश्चन, अपने असली आंसर नहीं लिखा रहा हूं मैं ये। एक पॉइंट क्या हुआ, तांबे और पत्थर का प्रयोग, एक ये पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट क्या बताया, तकनीकी दृष्टि से हड़प्पा से पीछे और तांबे से कुछ विषयों में, नवपाषाणिक बस्तियों से कुछ विषयों में श्रेष्ठ और कुछ में कमतर, यही मतलब हुआ ना, दो पॉइंट हुआ। मतलब बताने के लिए क्या कह रहा हूं मैं एक्चुअल में, कि ताम्रपाषाणिक जो जीवन शैली है वो कई मामलों में तो स्वाभाविक रूप से किस मामलों में, हड़प्पाई जो मामले हैं, हड़प्पाई जीवन शैली उससे तो पीछे ही है, उससे पीछे है। मगर जो समकालीन जो नवपाषाणिक
जो बस्ती है या उनके जीवन शैली है, उससे कई मामलों में क्या है, ये श्रेष्ठ है। मगर हाँ, ये कई मामलों में जो है उस नवपाषाणिक जीवन शैली से वो कमतर है, उसमें सीमाएं है। ये समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, एक ही बातें हुआ। उसके बाद फिर अब तकनीकी रूप से, ये जो है तकनीकी रूप से, देखिए तकनीकी रूप से नवपाषाणिक से परिष्कृत औजार और तकनीक, जबकि जबकि पाषाणिक, पाषाणिक नहीं, वो हड़प्पा, हड़प्पा तकनीक और उपकरण से कमतर, उपकरण उनके सामग्री से कमतर। ठीक है, अब इसमें पॉइंट लिखिए अब, और ग्रामीण और देसी संस्कृति, इनकी जीवन कैसा है, ग्रामीण वाला है, और वो किसी बाहर से आकर के नहीं बनाए हैं। ग्रामीण और देसी संस्कृति, ठीक है। औजार, दो तीन नाम लिखो इसके। फलक, पुराना सा वही है, फलक और सपाट वाले कुल्हाड़ी, फलक और सपाट वाले कुल्हाड़ी, तांबे की वस्तुएं और औजार, तांबे की वस्तुएं और औजार, चूड़ियां, तांबे की चूड़ियां, ये सब मिले हुए ना, ठीक है। तांबे की चूड़ियां, कुछ कांसे के चादर, कांसे के चादर, वो एकदम अपवाद स्वरूप मिला है कुछ स्थल में। ये हो गया है। नीचे फिर पॉइंट, काले रंग के, काले लाल रंग के मिदभांड, इनका प्रचलन हुआ करता था इसमें, काले लाल रंग के मिदभांड, ठीक है। चाक का, चाक, चाक समझते ना, चाक का प्रयोग किसमें, मिदभांड बनाने में, चाक का प्रयोग मिदभांड बनाने में, मिदभांडों में सजावट, मिदभांडों में सजावट, ठीक है, ब्रैकेट में सफेद रेखीय आकृति, किसे प्रयोग करते हैं, सफेद रेखीय आकृति। अब एक लिखेंगे उसमें, टोटी वाले मिदभांड, टोटी वाले मिदभांड, टोटी समझते हैं ना, टोटी नहीं समझते, सुराही वाला, ये मिला है, देखिए नहीं है क्या अभी, नहीं देखे हैं उसमें, देखे ना उस दिन, देखे नहीं है, हड़प्पा में देख लेंगे, ठीक है। और तस्तरियां, तांबे की तस्तरियां,
तो तांबे की प्लेट, अब प्लेट नहीं लिखेंगे, तांबे की तस्तरियां और कटोरे। सब मिला है। जीवन शैली बताना यही बताएंगे ना, लोटा और ग्लास यही बताएंगे आप। ठीक है। अब उसके पशुपालन लिखिए। पशुपालन व कृषि, पशुपालन व कृषि, खान पान और रहन सहन। ठीक है, इसमें लिखिए मवेशी पालते, मवेशी पालते थे और खेती करते थे। पहला पॉइंट हुआ। पॉइंट मतलब नंबर नहीं देना है, की पॉइंट ले रहा हूं। इसको नंबर लिख रहे हैं क्या आप लोग? नहीं ना? हाँ, ठीक है। अब उसमें मवेशी पालते थे और खेती करते थे, उनके आधार है ना, सावन पसानी बस्तियों का आधार क्या है? पशुपालन और कृषि। तो जीवन के बारे में बता रहे हैं, तो थोड़ा सा नीचे स्तर पर जाएंगे। अब कृषि और पशुपालन का प्रचलन था ऐसे कहेंगे तो फिर जीवन को समझाएंगे कैसे आप? अब जीवन को समझाना है तो थोड़ा सा क्या है, बिल्कुल जीवन के करीब जाना पड़ेगा, तो बताना पड़ेगा किसके बारे में? मवेशी पालते थे और खेती करते थे। वो एहसास कराएगा कि आप बहुत करीब से देख रहे हैं जीवन को। ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर इसके मवेशी, मवेशी के नाम नहीं मतलब लिखो, गाय, भेड़, बकरी, सुअर और भैंस पालते थे। हिरन का शिकार, ये सबके साक्ष्य मिले हैं ना। हिरन का शिकार, घोड़े और गधे का प्रयोग सीमित रूप से, घोड़े और गधे का प्रयोग सीमित रूप से। मांस खाते थे किंतु सुअर का मांस नहीं। ठीक है। अब उसके खेती बाड़ी लिखिए। खेती बाड़ी में, खेती, खेती में लिखेंगे गेहूं, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग, मटर और अलसी। सभी का नाम। ठीक है। गेहूं, चावल, बाजरा और मसूर, उड़द और मूंग और मटर, अलसी। ठीक है, का उत्पादन। ठीक है। और लिखो उसमें पूर्वी क्षेत्र में विशेष रूप से, पूर्वी क्षेत्र मतलब कहां की बात कर रहा हूं मैं? बंगाल वाला। विशेष रूप से मछली और चावल का प्रयोग मुख्य भोजन के रूप में, मछली और चावल का प्रयोग मुख्य भोजन के रूप में।
इसीलिए जो है पश्चिम बंगाल में आज भी जाएंगे तो समझा रहे ना, ये मछली भात बनता है। हम्म। हम्म। ये हो गया। उसके बाद फिर जो है लिखिए घर। घर, तो घर कैसे बनेंगे इसके? कच्ची मिट्टी, कच्ची मिट्टी के घर, कोई पक्की मिट्टी नहीं है, कच्ची मिट्टी के घर। अब इसमें क्या है, वहीं पर लिखिए और ब्रैकेट में लिख लीजिए, आयताकार और गोलाकार। हाँ, गोल घर, इनके से घर जो है ऐसे गोल, चारों तरफ थोड़ा सा दीवार बनाए कच्ची मिट्टी के, उनके बाद फिर ऐसे घास भूस वाला था ना, उनको लगा दिए, और उसके बाद फिर ऐसे बना दिए। सुना है? क्या बन गया? गोलाकार घर। ठीक है, गर्तावास। ठीक है, गोलाकार खड्डे वाले घर, गोलाकार गड्ढे वाले घर, ये सब साक्ष्य मिला है। ठीक है, अब इनकी समाधान मन्नताएं, समाधान मन्नताएं, डेस्क करके लिखेंगे। कलश समाधान और पूर्ण समाधान, कलश समाधान और पूर्ण समाधान। हो गया? बताया हूं मैंने। कलश समाधान मतलब कौन सा है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गया, उसके बाद बाहर उनको सड़ने गलने के लिए छोड़ दिया गया, और तब तक वो क्या करेंगे, हाँ, उसके बाद हड्डी को लाए तो 4 दिन बाद में, तब तक अपना वो तो साहब जो भी काम है उसको निपटाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, उस कलश को दफन कर देंगे। ये है समाधान का ये एक तरीका, मतलब कौन सा? आंशिक समाधान इनको कहते हैं। और एक कौन सा होता है? पूर्ण समाधान, मतलब पूर्णतः दफन करते हैं। लिखे दो, ये हमेशा ध्यान में रखना है ये। ठीक है, आंशिक समाधान ये उनकी जो है, उनके जो है जो धार्मिक जो मान्यताएं हैं, यहीं से उनकी समझ में आ रहा होता है हमें ये। इसी से पता चलता है कि हाँ, ये दो प्रकार की है। ठीक है, और ये समाधान जो है ना, ये पर साइड में लिख लीजिए, सामाजिक असमानता के संकेत, सामाजिक असमानता के संकेत, यहां से असमानता शुरू हो चुका है। थोड़ा समझ लो उनको। सामाजिक असमानता का संकेत कैसे? क्योंकि कुछ समाधान ऐसे हैं जिनमें कंगाल के साथ तांबे के अच्छे आभूषण मिले हुए हैं, और कुछ के पास में केवल पत्थर, कुछ के पास में कुछ भी नहीं रखा है। समझ रहा है ना जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, कुछ के जो है जो जो कलश बने हुए हैं, बड़े चित्रकारी किए हुए हैं, मतलब अमीर व्यक्ति रहा होगा, ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा होगा, और कुछ में कुछ चित्रकारी ही नहीं है, लगता है कि, समझ में आ रहा है ना ये? हम्म। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि समाज में जो है असमानता आना शुरू हो चुका है। ठीक है, और ठीक है, अब उसके बाद फिर जो है, जैसे कि इसमें बस्तियों में भी लिखिए, इसमें कुछ बड़े आकार की बस्ती और कुछ बहुत छोटी बस्तियां, कुछ बड़े आकार की बस्ती और कुछ छोटी बस्तियां।
अर्थात बस्तियों में अंतर। बस्तियों में अंतर, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा वो लिखिए, फिर इसको एक बार समझा दूंगा। कला और शिल्प, इनकी जीवन से संबंधित। कला और शिल्प, कला और शिल्प। पहला लाइन उस पे ये पॉइंट। शिल्प कला में दक्ष, शिल्प कला में दक्ष और पत्थर को तराशने में निपुण, पत्थर को तराशने में निपुण। तांबे के विशिष्ट औजार और घरेलू उपयोग की वस्तुएं, घरेलू उपयोग की वस्तुएं। कताई और बुनाई, कताई और बुनाई। कताई और बुनाई का मतलब समझ आ रहा है ना? ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? धागे की कताई और बुनाई मतलब क्या है? शिल्पकारी ना। कताई और बुनाई में प्रवीण, प्रवीण प्रवीण मतलब निपुण कर दो, क्योंकि जीवन का हिस्सा है ना, ठीक है। और आगे लिखिए, 2-3 पॉइंट और लिख लीजिए। इसमें लिखिए, इसमें लिखिए इमाम गांव से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति। इमाम गांव बताया मैंने कि महाराष्ट्र में, टाइमाबाद के बाद इमाम गांव से मातृ देवी की मूर्ति, डैश करके लिखेंगे। शक्ति पूजा का आद्य रूप, एक पॉइंट और लिखिए। मा, मातृ मातृ क्या? हाँ, क्या लिखे? हाँ, उसके बाद हाँ, शक्ति आद्य रूप, हाँ ना। शक्ति पूजा का आद्य रूप। आद्य मतलब क्या? आदिम, यहां शुरुआत हो रही है, ठीक है। और वैसे लिखिए एक और पॉइंट। मालवा से, मालवा, मालवा जगह का नाम है ना एक, मालवा का पठार, यहां से रूढ़ शैली, रूढ़ ऐसे लिखेंगे, रूढ़, रूढ़ शैली मतलब बैठे हुए, इस शैली में निर्मित वृषभ की मूर्ति, वृषभ की मूर्ति, ठीक है। वृषभ या बैल, वृषभ की मूर्ति, ठीक है। और ये किसका प्रतीक माना जाता है? भगवान शिव, ठीक है। इतना बहुत है। अब इसको बताएंगे कैसे आप? अब कोई भी अगर हो, अब ये तो किसकी बात कर रहे हैं? जीवन को जब भी बताना है आपको, वो तो जीवन का मतलब क्या है? उनके जीवन की जो बुनियादी चीजें हैं उनको बताएंगे आप ना, ठीक है। तो बहुत ज्यादा समाज में जाकर नहीं बताने का आवश्यकता है, बताना कहां पर है? यदि उनके जीवन को हम करीब से देख रहे हैं उस समय, ये तो क्या बताएंगे अब कि हाँ ये ताम्र प्रसाणी की बस्ती है, और ताम्र प्रसाणी की बस्ती में जो है ये ताम्र प्रसाणी काल के जो है लोग
ऐसे रहते थे। कैसे रहते थे? तो कैसे रहते थे हमें ये एक्सप्लेन कर देना है। कैसे रहते हैं? क्योंकि जीवन को आधार किसने दिया है? तांबे और पत्थर ने आधार दिया है। ठीक है, तांबे और पत्थर के आधार है। ठीक है, अभी मैं तांबे और पत्थर का दोनों, तांबे और पत्थर का उपयोग करते हैं ना। ठीक है, तो स्वाभाविक है इनकी जो विशेषताएं हैं जीवन की, इनकी जो मान्यताएं हैं, किससे इसे किससे इतर मिलेगा इस तरफ? समकालीन कौन है? नवपाषाणिक। और आगे कौन है? आगे कौन है? हड़प्पा। तो हड़प्पा से क्या रहेगा? कम रहेगा। स्वाभाविक ही कम रहेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है? कास्ट में चले गए हैं। कृषि उनकी क्या है? बढ़ चुकी है। ज्यादा बड़े नगर बन चुके हैं। मगर ये यहां पर क्या है? उन नगरों का प्रादुर्भाव, यहीं से आधार मिलेगा हमें। ये तकनीकी दृष्टि से क्या हो जाएंगे? वो पीछे होंगे। यही मतलब है ना ये। ठीक है, और कैसी संस्कृति? एक ग्रामीण जीवन है पद्धति इनकी, ये देसी है। ये कोई विदेश से आकर नहीं, यहीं से। इनके जो घरेलू जो उपयोग के जो औजार होते हैं, खेती करने में जो औजार होते हैं, बहुत ही क्या है? छोटे छोटे बने हुए हैं ये। क्या है? छोटे छोटे बने हुए हैं ये। ठीक है, वो कुदाल, फलक और हंसिया, कुल्हाड़ी। ठीक है, ये उनकी क्या है? उपयोग की वस्तुएं हैं ये। पहले तो ये पत्थर के बनते थे, और उस समय भी पत्थर के बनते हैं, मगर कुछ मात्रा में क्या है? तांबा। मगर तांबे का बहुत अधिक प्रयोग भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि तांबे जो है बहुत कम मिलते हैं। कुछ ही जगह है। कौन सा? त्रांबावती एक ये, और एक कौन सा? खेतड़ी दूसरी जगह है इनमें से, राजस्थान वाला ही है। ठीक है, ये हो गए इनके। उसके बाद किसकी बात किया मैंने? इनके चलो मितभांड बता दीजिए, जहां बुनियादी रूप से जोड़ती है ये। कैसा मितभांड है इनका? ये काले और लाल रंग का। मगर कभी सजाने के लिए क्या पड़ते हैं? और मितभांड बनाया किसमें है? चाक में बनाया हुआ है ये। ठीक है, और कभी उस मितभांड को क्या करते हैं? वो सफेद ऐसे लाइन लाइन खींचकर रंगीन उसको चित्रकारी करते हैं। ये दिखे ना, ये उस शादी के समय जानते तो इसमें पीले पीले रंग कर भर देते हैं, ऐसे ऐसे किनारे किनारे बना करके। ठीक है, ऐसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे ऐसे करके। समझ रहा है ना ये? तो ये इस प्रकार से, तो कहीं पर आड़ी टेढ़ी रेखाएं हैं। ये बेसिकली क्या है? यही है ना, ये रेखा ही है। तो ऐसे सफेद से बना देते हैं उनको, तो क्या है? चित्रकारी कर दी है इनमें से ये। ठीक है, अब कुछ बर्तन जैसे बताया मैंने कि कुछ बर्तन क्या है? ऐसे बना नहीं नहीं नहीं, कुछ बर्तन जो है जैसे कि ऐसे किए, तो एक बर्तन तो जो है ऐसे समझ रहे ना ये। नहीं नहीं, चित्र दिखा दूंगा मैं, समझ में आएगा आपको। वो ऐसे बर्तन बनाते हैं ना ये। तो एक तरीका क्या हो सकता है? ऐसे बना दिए, एक तरीका हुआ ना। ठीक है, और एक तरीके में क्या करेंगे? ऐसे भी तो बना सकता है। ये रिफ्रेश कर रहा था एक्चुअली में, ये मिला हुआ है, इसलिए इन चीजों को महत्व दे रहे हैं। और आज भी तरीका इस प्रकार का है। ठीक है, और फिर क्या बताया मैंने इसमें? अब इनसे जुड़ी हुई क्या है? कुछ घरेलू वस्तुएं हैं। ठीक है, फिर क्या बताया, क्या डिस्कस किया हम लोगों ने इसमें? उनके कुछ समाधान वाला बताया मैंने। ठीक है, तो जब भी जीवन की जब बात करेंगे, अगर हड़प्पन पूछेंगे तो भी, या फिर प्रश्न ऐसे पूछते हैं आगे। ठीक है, वैदिक काल में जो है आम लोगों का जीवन किस प्रकार का था? तो जीवन को बताना मतलब कौन सा वाला? बहुत करीब में जाकर बताना है। उस समय जैसे भी कहते हैं ना, अब महंगाई इस बार तो थोड़ा सा कम हुआ है, मगर देखेंगे क्या है आम लोगों को जीवन में क्या चीज प्रभाव डालेगा? यही कुछ बेसिक बेसिक चीजें। तो पूरी बड़ी उनकी कृषि रहित अर्थव्यवस्था हुआ करता था, या फिर उसमें ये करता था, ऐसे नहीं। आवश्यकता किस बात की है? हमें उनकी जो छोटी छोटी बातें हैं उनको बताना है ये। राइट, सेम बातें अभी यहां हम जो समझ रहे हैं, यही प्रयोग किस में करना है आपको? हड़प्पा में करेंगे। हड़प्पा कालीन जो है लोगों की जीवन शैली को समझाइए, या उनके जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं। ये सामाजिक जीवन के बारे में तब आएगा वहां पर, दूसरी बात है ये। आर्थिक जीवन के बारे में तब आएगा, धार्मिक जीवन के बारे में तब। यहां पर तो बहुत कोई अलग से बात नहीं कर सकते ना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ऐसा। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? उनकी जीवन से जुड़ी कुछ बुनियादी बात है ये, क्योंकि बहुत अधिक स्पष्ट भी नहीं है हमारे पास में ये। ठीक है, अब इसी से फिर आगे जो है जब हड़प्पा में जाएंगे तो सब क्या है? स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा ये। कैसे? सामाजिक स्तर पर जीवन के अलग आयाम, विभिन्न गतिविधियां। अब इस तरफ जो है राजनीतिक स्तर पर जो है अलग गतिविधियां, आर्थिक स्तर पर क्या है? अलग। धार्मिक और जो सांस्कृतिक मान्यताएं भी यहीं से विकसित होने शुरू हो जाएंगी।
ठीक है। और उसके बाद फिर जो है वही उनको क्या मिलेगा, कुछ ये जो बता रहा है ना अभी, कुछ कुछ जैसे बैल के साक्ष्य मिल गया। ठीक है, अब यही बैल देखेंगे तो हड़प्पा में क्या है, बड़े विकसित प्रकार और बहुत महत्वपूर्ण बन गए हैं। वही वही हैल जो है उधर फल चला करके क्या है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को उन्होंने बहुत चरम तक पहुंचा दिया। यही है ना ये, इसीलिए उनको बहुत महत्व देते हैं और उनके जो साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और कई बार तो ऐसे उनको बहुत अधिक महत्व दे दिया जाता है, इतना उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। और ये स्वतंत्र है इसके लिए क्या है, पहचान भी बना देते हैं उसके जो है, जंगों में जो है त्रिशूल ऐसे बना देते हैं। समझ रहा ना ये, तो क्या हो गया वो, ठीक, भगवान शिव वाला है। ये क्या है, उनके आद्य रूप, तो देवताओं के सबसे आद्य रूप कहते हैं ना हम लोग। ठीक है, वो यही शुरुआत हुआ है एक्चुअल में। अब इनकी धार्मिक जो मान्यताएं हैं, धार्मिक नहीं, धार्मिक मान्यताएं भी यही से है। धार्मिक है ना कि ये क्या है, इमाम गांव से क्या मिला है, मातृ देवी जैसा प्रतीत होता है कि हाँ वो कोई देवी की मूर्ति बनाई हुई है। ठीक है, और मालवा से क्या बताया मैंने, वो बैल का, वृषभ का। ठीक है, तो ये एक आद्य रूप, और यही फिर आगे, क्योंकि यही से कहाँ विकसित होनी है, हड़प्पा में जाना है ना, तो हड़प्पा में तो हमें जो है शिवलिंग भी मिला हुआ है, स्वास्तिक वही मिला है, मगर यहां पर तो कोई स्वास्तिक नहीं मिला है ना। मगर ये कुछ तो चित्र जानते हैं, क्या चित्र जानते हैं, ऐसे त्रिभुज बना दे रहे हैं ऐसे, ये भी तरीका है। ठीक है, ये तरीके है ना ये। अभी जो है कोई अग्निविधि वगैरह कुछ नहीं है इनके ये, मगर ये ऐसे चित्रकारी करते थे, हमें ये पता है ना। मतलब ये क्या है, ऐसे ऐसे ये जानते हैं। अब ये आगे चलकर क्या करेंगे, ऐसे ही क्या करेंगे, वो गड्ढे खोदेंगे, किस लिए, अग्निवेदी बनाने के लिए। ठीक है, और कुछ जो है गोल गड्ढे खोदने तो जानते हैं ऑलरेडी ये। ठीक है, देखो थोड़ा सा कल्पना करना है, आप सब चीज को ज्यादा मात्रा में लिखना और बहुत स्पष्ट और बहुत मौलिक लिखेंगे आप, इससे जो है आप बहुत मौलिक लिखेंगे। ऐसा नहीं प्रतीत होगा आपको कि कहीं किसी किताब से लिख रहे हैं, क्योंकि आप खुद उन शब्दों को ढूंढ ढूंढ के लिख रहे हैं। समझा रहे हैं, ये तो उसमें आसान है बहुत। और उसमें ये जो उत्तर लिखेंगे ना, वैसा कोई दूसरा और उत्तर नहीं लिखेगा, क्योंकि वो आपने सोचा है ऐसा है। ठीक है, इसलिए बात कर रहा हूं मैं, जब इसमें हम किसके बाद किस कालखंड की बात कर रहे हैं, अभी ताम्रपाषाणिक कालखंड की बात कर रहे हैं। तो ताम्रपाषाणिक कालखंड में जो है, जब जीवन के बारे में सोचेंगे और किसी भी कालखंड में, तो जीवन के संबंध में समझे बहुत बुनियादी बातें जो उसके जीवन से बिल्कुल करीबी से जुड़ा चाहिए, तब जाकर के उन बातों को आप समझा पाएंगे बच्चों, उन एग्जामिनर को। हम ये तो एहसास होगा कि हाँ, हमें जीवन को बताने का मतलब ऐसा है। ठीक है, तब वहां से अब निकलना शुरू हो जाएगा कि सामाजिक जीवन, तब वहां पर क्या है, उनका स्वरूप आएगा, उनकी संरचना आएगा, उनके संगठन आएंगे। समझा रहा नहीं है, फिर वैसी सेम आर्थिक, फिर राजनीतिक। अब यहां सब कुछ क्या है, अलग होना शुरू हो जाएगा। अब वो सबका आधार कहां मिलेगा हमें, यहीं पर से। अब यहां पर कोई विशेष अर्थव्यवस्था तो नहीं है, मगर फिर भी क्या उनका कोई आर्थिक जीवन नहीं है, है। भोजन की व्यवस्था तो अभी भी करता है ना, खेती बाड़ी करता है, पशुपालन करता है, मछली पकड़ता है, सुअर पालन भी करता है, भेड़ बकरी पालन भी करता है। हाँ, मगर वो दूध, वह भेड़ बकरी पालन करते थे ना ये, तान परेशानी जैसे कमियां बता रहा था मैं, इसमें एक और तरीका हो सकता है, कमियां बताएंगे, मान लो दुर्बलताएं इनकी, अगर मान लो जो है आप दुर्बलताएं बताते हैं ये तान परेशानी बस्तियों के, तो क्या बताएंगे कि जैसे कि इसमें जो है मवेशी, मतलब इनके भेड़ बकरियां ये ठीक ठाक पालते हैं। ठीक है, मगर पालते किस लिए है, मुख्यतः है ये मांस के लिए। ठीक है, यहां कहा जाए कि ये दूध घी, दूध दही घी, ये इसके लिए नहीं पालते हैं। समझा ना, इनकी मान्यता किस प्रकार की है कि भाई दूध जो है वो किसके लिए है, बछड़े के लिए है। राइट, समझा ना ये, इसीलिए जो है, इसीलिए जो है, जो पशुपालन है ना उसमें, ये इस पर्टिकुलर जनजातियों में, ठीक है, जनजातियों में जो है वो दूहने वाला नहीं। समझा रहे क्यों, बछड़ा जो है हस्त पुष्ट होना चाहिए। समझा रहे जो कह रहा हूं मैं, ये मान्यता इसीलिए है, मतलब हमारी जो है, जो आदिवासी संस्कृति है ना, इसमें मान्यता है। तो कैसे आया है, ये वहीं से है ये।
ठीक है, कालीपुर बस्तर में, गढ़घनौरा, जानते हैं ना ये तामर पाषाणी की स्थल है ये, जो महापाषाणी भी आगे स्वरूप में बढ़ गया, बन गया, वो विकसित हुआ वो। ठीक है, तो ये जो है ये मान्यता इस प्रकार से, बस्तर में मान्यता इस प्रकार की है, बस्तर में क्या है, इस प्रकार की मान्यता है ये। ठीक है, तो ये यहां पर देखें तो क्या है, थोड़ा सा इनका लिमिटेशंस है, वो उनकी दुर्बलताएं हैं ये बता रहे हैं कि हाँ ये जो है मवेशी पालते थे मगर उनका सही दोहन नहीं करते थे, वो सही दोहन नहीं कर पाएंगे। अभी पालेंगे क्या करेंगे, मिल्ली की पालते किसके लिए है, मांस तो ठीक है, मिल्ली की मुख्य रूप से किसके लिए, दूध के लिए। ठीक, एक तरीका ये भी है। ठीक, अब जैसे कि जो है ये जिस क्षेत्र में बस्ती है बड़ी मात्रा में ताम्र मसाली की जो बस्ती है, जैसे कि कौन सा, सिंधु नदी वाले क्षेत्र है, पूरा पूरा नर्मदा वाला भी क्षेत्र अगर देखे, ठीक है, तो वहां तो मैदानी क्षेत्र में आएगा ना, अब ये गुफा में तो है ही नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद गोदावरी प्रवरा वाला क्षेत्र भी अगर जाएंगे, कृष्णा गोदावरी कृष्णा नदी घाटी वाले क्षेत्र में भी अगर जाएंगे, महादेवी अगर देखेंगे वहां पर, ठीक है, उस तरफ अगर हम दामोदर नदी वाले घाटी क्षेत्र में जाएंगे तो भी क्या है, अब वो नदी घाटी से निकलकर कहाँ आ रहा है, मैदान में आ चुका है लगभग, हालांकि वहां पर पठारी क्षेत्र है, पठार भी है, ठीक है, पठार भी है, मगर उसके बावजूद मतलब कैसा, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पूरा हमारा, अगर इसको ऐसे समझे आप, इनको समझने के लिए ऐसा कर ली जाए, तो ये पूरा बेल्ट, ये बहुत बड़ा क्षेत्र, ऐसा किसका क्षेत्र है ये, किसका क्षेत्र है ये, किस प्रकार की मिट्टी, कन्हारी मिट्टी, काली मिट्टी है, कन्हारी काली और क्या है, कन्हारी मिट्टी है, जिनमें जो है नमी धारण करने की क्षमता क्या है, बहुत अच्छा खासा है, बहुत अच्छा खासा है ना। उसके बावजूद कपास के साक्ष्य हमें बहुत अधिक नहीं मिले हैं, कपास के रुई ना, ठीक है, रुई बनाने के प्रयोग, रुई बनाने के लिए जो है, जो रुई से जो धागा बनाने के प्रयोग जो है वो तीन चीज करते हैं, कौन सा, कपास, और एक क्या है, जूट, जूट भी है, और एक और होता है सेमल, सेमल सेमल समझते हैं ना, उसका, तो उससे बनाते हैं, मगर इनका जो है उनका जो उत्पादन जो है बहुत सीमित है, ये सही प्रकार से उस जमीन का उपयोग नहीं किए हैं, तो उनके कुछ दुर्बलताएं हमें ऐसे बता देना है, ये समझ में आ रहा है ये। ठीक, ये हो गया। अब इसमें कुछ छोटे प्रश्न पूछेंगे तो भी इन्हीं में से भी लिखना है आपको, वो क्वेश्चन लिखिए आप लोग। अब इसके बाद जो है, कल तो ठीक है, कल छुट्टी है, कल 15 अगस्त है ना, और 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक थैंक यू। और 16 अगस्त मतलब परसों, ठीक है, अब आज तो मैथ्स नहीं पढ़ पाए हैं आप लोग, लाइट बंद हो गया, ठीक है, तो परसों जो है मैथ्स भी, और साथ में हम लोग क्या साइंस भी पढ़ सकते हैं, 4 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 3 दिन, हाँ ज्योग्राफी भी चलता रहेगा, अभी जैसे चल रहा है उसमें, ठीक है, ठीक, और इसमें से फैक्चुअल याद करके आइए आप लोग वो, और मंडे के मतलब इसके बाद अगले परसों मतलब सिंध आप लोग पढ़ के आइए पूरा सिंधु घाटी सभ्यता, और उसमें पर्टिकुलर टॉपिक जहां शुरुआत करेंगे हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के उदय, उत्थान और विकास, बाकी फैक्चुअल पार्ट आप लोग याद करके आइए, ठीक है, जब वो जगह याद रहेंगे तो फिर उस पर आपको समझने में हेल्प होगा, वो क्वेश्चन लिखिए। हाँ भेज दूंगा उसको मैं, कौन सा, ये पीडीएफ को, इसको अभी जो बनाए उसको, हाँ हाँ वो भेजूंगा मैं, ठीक है, और क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित प्रागैतिहासिक स्थलों के बारे में 30 शब्दों में लिखें। अब नंबर वन करके लिखेंगे, एक एक दो तीन चार ऐसा करके, नंबर 1 भीमबेटका, हाँ आप लोग लिख के आइए, भीमबेटका, और लिखिए आप
मेहरगढ़, उसके बारे में भी लिखिए। और लिखिए इस तरफ महादहा, और लिख लिए सराय नहर राय, सराय नहर राय। और लिखिए संगन कल्लू, संगन कल्लू है ना। लिखिए गुफकराल, अब 30-30 वर्ड में लिखिए, बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, 30-30 वर्ड में, ठीक है, लंबा नहीं लिखना है, बस प्रैक्टिस के लिए है ये। हाँ, ऐसा पॉइंट मत नहीं बता देना है मुझे, ठीक है, उसको लिखना है एक्चुअल में। वो लिखना मतलब कैसे बताएंगे, लिखेंगे कैसे उनको आप बता देंगे कि ये प्रागैतिहासिक काल के एक महत्वपूर्ण स्थल है जो वर्तमान में इस राज्य के इस जिले में या फिर इस जिले में है, ये यहां से ये हमें साक्ष्य मिले हुए हैं। हो गया, ठीक है, ये हो गया स्थल इनका। उसके बाद फिर एक प्रश्न और लिखिए जल्दी से। ताम्र पाषाणिक बस्ती और ताम्र पाषाणिक बस्ती पाषाणिक बस्तियों से कैसे श्रेष्ठ थे, कैसे श्रेष्ठ थे। एक प्रश्न लिखिए, ताम्र पाषाणिक बस्तियों के वितरण को समझाइए। ठीक है, अब 30 वर्ड में एक और, उसमें लिखिए पूरा पाषाण काल की, पूरा पाषाण काल की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित चार चार स्थानों का उल्लेख करें। इसमें क्या करना है आपको, पूरा पाषाण काल और निम्नपुरा और वो मध्य और उच्च, नाम रट्टे मार लेंगे पर इसको, और याद भी कर लेंगे और लिख भी लेंगे। ठीक है, तो 3-3 नाम भी लिखेंगे तो भी ठीक है, ये बहुत नाम होता है ना, मुझे मालूम है, इतने नाम उस पर दिमाग में रख पाना थोड़ा मुश्किल काम होती है ये, 4 या 12 नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो कम लिख लेंगे, खुद चलेगा वो। ठीक, और लगभग सभी के जो है अलग अलग जितने भी स्थल की बात करो ना, ये चालो, अब कालखंड कौन कौन सा आएगा, इधर निम्नपुरा, मध्यपुरा, फिर उच्चपुरा, 3 ही हो गया, फिर मध्य वाला हो गया, फिर उत्तर 9 वाला हो गया 5, फिर इस तरफ कौन सा ताम्रपाषाण वाला आ गया, फिर इस तरफ कौन सा महापाषाण वाला, फिर जाके हड़प्पा। ठीक है, वैदिक की भी स्थल आएंगे ये, तो ये कम से कम जो है हर एक का जो है कम से कम 3-3 तो दिमाग में रहे। ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में होता है ना ये, अब जब एग्जाम में जब प्रेशर रहता है तो नाम एक के बाद में आगे गाड़ी बढ़ता नहीं है, प्रैक्टिकली अनुभव किया हुआ है। ठीक है, कारण क्या होता है, वो दबाव का असर होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग को हम अभी से तैयार कर ले कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ये पूछेंगे इसी में किसी तरीके से भी, पहले से अगर दिमाग में सोचे रहेंगे तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, हड़प्पा, और हड़प्पा को ठीक से पढ़ के आइए।
क्योंकि यहां से आपको जो है समझने का एक नया आधार मिलेगा। अब समझ में आ रहा है यहाँ पर कुछ जीवन नाम कुछ चीज आगे बढ़ेगी, यहाँ से गाड़ी उनकी। हाँ, यही समझाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ रहा था मुझे ये। ठीक है, अगर जल्दी समझ गए होते तो जीवन अब तक क्या हो जाता, सार्थक हो जाता। ठीक है, और कम से कम परीक्षा के लिए जितनी भी तैयारी है हमारी थोड़ी मजबूत हो जाती है। ठीक है, अब देखो यही एक तरीका है, ये यही एक तरीका मतलब इतिहास को समझने का एक तरीका जो अच्छा माना जाता है ये। ठीक है, और बाकी जो है